और टैग जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी एक पेयर में दो टैग होते हैं, एक HTML का ओपनिंग टैग और एक HTML का क्लोजिंग टैग। ठीक है जी। कई टैग ऐसे हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग है, कई टैग ऐसे हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग है। सो उस केस में आपको कुछ वो टैग्स जो है वो पता होने चाहिए, और जब आप रेगुलरली उन पे काम करोगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से टैग्स ऐसे हैं जिनको ऑटोमेटिकली क्लोज करना है, जिसके अंदर एग्जैक्टली हम लोग पेयर इस्तेमाल नहीं करते। उसमें ब्रेक का टैग है, उसमें इमेज का टैग है, उसमें उसमें हमारे पास चंद एक और टैग्स हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अगर हम लोग इंट्रोडक्शन को देखें तो ये एक सिंपल से वेब पेज का हमारे पास कोड है। ठीक है, जिसमें स्टार्ट पे एक डॉक टाइप मेंशन है, ये टैग्स हैं। पेयर का मतलब ये है, अगर आप HTML का टैग देखेंगे तो ये एक टैग है ओपनिंग टैग और एक ये टैग है क्लोजिंग टैग। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में फर्क क्या होता है कि जो क्लोजिंग टैग है उसमें स्लैश आती है स्टार्ट में। ठीक है, यानी आप इसको जिसको देखेंगे एग्जैक्टली सिमिलर टैग्स हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है उसमें आपके पास एक एक स्लैश आती है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। स्लैश कौन सी है जी? फॉरवर्ड स्लैश है, जो स्लैश ऊपर से आगे को झुकी होगी, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्लैश। तो एक फॉरवर्ड स्लैश से आप उसको एंड कर देते हो। मैंने सिंपल एक काम करना है, मैंने इस कोड को कॉपी करना है, यहाँ से अपने पास एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है। सो मैं अपने पास एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ, जैसे सुब्लाइम टेक्स्ट 3 मेरे पास इंस्टॉल्ड है, उसे मैंने ओपन किया। एंड यहाँ से मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, उसमें एक कोड पेस्ट करता हूँ, एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट किया और इसको मैंने सेव कर देना है। सेव जहां पे भी करूंगा मुझे सिर्फ इतना काम करना है कि इसको मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव कर देता हूँ। मैंने इसको एम्प्स में, वैम्प में या जैप में स्टोर नहीं किया। ओके, मैंने इसको डॉक्यूमेंट्स में ले गया हूँ और यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा जी वेब पेज डॉट। इसकी एक्सटेंशन हमेशा HTML एक्सटेंशन होगी। तो आपने HTML एक्सटेंशन, अगर तो नीचे आपको सेव एज टाइप में नजर नहीं आ रहा तो आप HTML एक्सटेंशन मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे नजर आ रहा है एज HTML सेव होगा ये, तो मैं इसको सेव पे क्लिक कर दूंगा। अब ये डॉक्यूमेंट जैसे ही सेव हुआ है, इसके ऊपर आपके पास एक ब्राउजर की का आइकॉन आ जाएगा कि यानी ये जो फाइल बनी है अभी ये किसी ब्राउजर पे ओपन हो सकती है। ठीक है, तो जब वो ब्राउजर पे ओपन हो सकती है, आप उसको एज पे ओपन करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन करें, ओपरा पे ओपन करें, क्रोम पे ओपन करें, किसी भी ब्राउजर पे ओपन करेंगे ये आपके पास वहां पे चलेगी। तो मैं इसको ओपन विद गूगल क्रोम करता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया, दिस इज अ हेडिंग एंड दिस इज अ पैराग्राफ। इसका मतलब ये है कि जो टैग्स मैंने कॉपी और पेस्ट किए हैं, जब आप उनको क्रोम के ऊपर चलाओगे तो वो आपको एक वेब पेज के अंदर का कंटेंट दिखा देंगे। ठीक है, ये इसकी एक वर्किंग एग्जांपल थी। कोई भी HTML का जो डॉक्यूमेंट है, बेसिक HTML का वेब पेज है, उसकी एक्सटेंशन .html होती है। उसको आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी ड्राइव में किसी भी जगह पे रख के चलाएं, उसको ब्राउजर पे चलाएंगे तो जो कुछ आपने लिखा होगा वो आपको ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। कौन सा पार्ट डिस्प्ले होगा? वो पार्ट जो किसी HTML डॉक्यूमेंट में बॉडी के टैग में लिखा होगा, ये आपका बॉडी का टैग है। तो टैग्स क्या होते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं। और HTML डॉक्यूमेंट की टाइप्स कितनी है? HTML was started back in you can say 20th century। और वहां से चलते चलते इसके डिफरेंट आपके पास वर्जन आए हैं। ठीक है, सो 1999 का आई थिंक 4 वर्जन था, उससे पहले काफी वर्जन थे। अभी जो लेटेस्ट हमारे पास HTML का वर्जन चल रहा है वो है वर्जन 5। अब ये जो वर्जन्स हैं ये हमें कैसे पता कि हम जब कोई डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं, कोई वेबसाइट बनाने चाह रहे हैं, उसमें HTML का वर्जन कौन सा इस्तेमाल होगा? और वर्जन को डिस्कस हम लोग क्यों करते हैं? जब भी हम कोई HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो पहली लाइन होगी वो होगी डॉक्यूमेंट की टाइप की। आपका ब्राउजर पहली लाइन से ये चेक करेगा कि इस डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, इसमें HTML का वर्जन कौन सा है। दो चीजें टाइप को जो है वो समझने के डिनोट करेंगी। एक .html की जो एक्सटेंशन है जो कि बता रही है दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट। दूसरा उसके अंदर जो वर्जन है HTML का, अभी वर्जन 5 चल रहा है, वर्जन 1 था, 2 था, 3 था, 4 था और अब 5 है।
तो वर्जन डिफाइन करने के लिए हम डॉक टाइप का ये एक टैग डिफाइन करते हैं। इससे पहले HTML वर्जन डिफाइन करने के लिए बहुत लंबे टैग लिखे जाते थे। अगर मैं यहाँ पे लिखूं HTML फॉर डॉक टाइप, उसका जो टैग है ब्राउजर को बताने का कि ये जो मैं कोड करने लगा हूं, जब तुमने इसको स्क्रीन पे दिखाना है तो HTML की कौन सी डेफिनेशन के मुताबिक दिखाना है। तो यहाँ पे ये डॉक टाइप है HTML4 के लिए। जब आप 4 में कोड करते थे 1999 में, 2001-2 में, तो आप इसको इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब 5 आ चुकी है, 5i को तकरीबन समझ लेंगे वो 8-10 साल होने वाले, और इम्प्रूवमेंट क्या आई है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, 4 में क्या आता है और 5 में क्या आया है। अभी के लिए ये समझ लें कि अगर आपने अपने वेब ब्राउजर को बताना है, क्योंकि वेब ब्राउजर भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलपर्स ने, इंजीनियर्स ने बनाया है, और उसको भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जब भी आपके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया जाएगा, कोई भी HTML का डॉक्यूमेंट, कोई भी क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या ओपेरा चलाएगा, तो उसमें जो डिफरेंट कोड्स लिखे होंगे, जो डिफरेंट टैग्स लिखे होंगे, उनको कैसे दिखाना है। ब्राउजर को ये कैसे पता चल जाता है कि ये वाला टेक्स्ट जो है इसका साइज फॉन्ट का बड़ा होगा, यानी इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है उनका साइज कदरे बड़ा है इनसे। ब्राउजर को खात तो नहीं आनी, तो ब्राउजर के अंदर बिल्ट इन डेफिनेशंस रखी गई हैं, और हमें बताया गया कि जब आपने एक वेब पेज बनाना है तो आपने इन डेफिनेशंस पे काम करना है। आप इन डेफिनेशंस को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि आप स्टार्ट में डॉक्यूमेंट की टाइप बता देंगे, और आपने जो भी स्क्रीन पे विजिबल करवाना है पार्ट, उसमें हर काम के लिए एक टैग है, तो आपको रेलेवेंट टैग इस्तेमाल करना है। ब्राउजर उस टैग को समझेगा, और उस टैग के मुताबिक जो भी स्टाइलिंग होगी, आपने जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी कोड लिखा है, नाम लिखा है, कोई पैराग्राफ लिखा है, स्टोरी लिखी है, पिक्चर लगाई है, उसको उस तरीके से रेंडर कर देगा आपके लिए, ठीक है। सो ब्राउजर को अपनी मर्जी का उससे काम लेने के लिए आपको ब्राउजर की लैंग्वेज आनी चाहिए, और ब्राउजर की लैंग्वेज कौन सी है जी? HTML है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। आपका कोई भी वेब पेज जो है, बेसिकली उसमें 3 लेवल्स होंगे टैग्स के, जिसमें सबसे आउटर पोर्शन होगा HTML के टैग का। दिस इज द पेरेंट टैग ऑफ एवरीथिंग। जो कुछ भी आपने वेब पेज के अंदर कोड करना है वो इस टैग के अंदर कोड करना है। इसको हम बोलते हैं जी ओपनिंग मार्क, इसको बोलते हैं क्लोजिंग मार्क, ठीक है। ओपनिंग मार्क और क्लोजिंग मार्क, ठीक है। और दिस इज ओपनिंग टैग, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अच्छा, आपने अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कमेंट्स देने हैं तो आप इस तरह से दे सकते हो। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो आपके ब्राउजर के अंदर शो नहीं होगा। अब लेट्स सपोज मैंने इस डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन HTML रख दी है, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूं और उसको सेव करता हूं, तो क्या वो मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा? हम स्क्रीन पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो वो हमारे पास टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको किसी टैग में लिख दूं, मैं ऐसे कहता हूं कि जी ये हमारे लिए हेडिंग 1 है, इसको जैसे ही मैं H1 का टैग लगाता हूं तो इसकी स्टाइलिंग डिफरेंट हो जाएगी। इसका साइज बड़ा हो गया, इसका जो टेक्स्ट है उसकी मोटाई बढ़ गई, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड हो गया। तो इसका मतलब है कि अपनी मर्जी का अगर आप टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो आपको HTML के मुताबिक पता होना चाहिए मुझे कौन सा टैग इस्तेमाल करना है। तो थ्रू आउट दिस HTML पार्ट हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ना सीखना है कि किस टैग का क्या इस्तेमाल है और किस काम के लिए कौन सा टैग है। दिस इज आवर एंड गोल, जो कि हमें इससे, इस पोर्शन से सीखना है। नबीला, आई विल कम टू द क्वेश्चंस। जब मैं बोलूंगा प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल टेक द क्वेश्चंस वन बाय वन, ठीक है। अभी काइंडली डाउन कर लें, और मैं बोलूंगा तो आप काइंडली आप हैंड रेज कर लीजिएगा। अपना क्वेश्चन अपने पास कहीं नोट कर लें प्लीज। अब कैसे कंट्रोल करें कि जो कुछ भी मैंने लिखा है वो पेज पे ना आए? मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, कुछ भी लिखता जा रहा हूँ। आई जस्ट वांट दिस पार्ट टू बी शोन एंड ऑल दिस पार्ट नॉट टू बी शोन। मैं चाहता हूँ ये ना नजर आए, ये नजर आ जाए। तो उसके लिए एक तरीकाकार बताया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट को बेसिकली 3 पार्ट में डिफाइन किया गया है। बेस पे आपका एक HTML का टैग होगा, ठीक है। ये ऑटो कंप्लीट है, इसको अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। बेस पे आपका HTML का एक टैग होगा, जितना भी आपका कोड आएगा वो इस HTML के टैग के अंदर आएगा। जो कुछ भी आप समझ लें आपने अपने डॉक्यूमेंट में उसको ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देनी है,
या स्क्रीन पे कुछ दिखाना है। दो तरह के काम होते हैं एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में। एक, आप ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो, पेज ओपन हो तो ये काम होने चाहिए, पेज ओपन हो तो गूगल या दूसरे सर्च इंजन को ये तुमने इंफॉर्मेशन देनी है, पेज ओपन हो तो यूजर को स्क्रीन पे ये दिखाना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस आप ब्राउजर के लिए रखते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस आप यूजर के लिए रखते हैं कि जब पेज ओपन हो तो यूजर को नजर आए कि फॉर्म लिखा हुआ है और फॉर्म मतलब फॉर्म का टैग है, उसमें फॉर्म लगा हुआ, तो यूजर इन्फॉर्मेशन फिल करे और सबमिट करे। तो आप जितना भी कोड करेंगे वो इसमें करेंगे। सो उन दोनों पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए आपके पास दो टैग है, एक हेड का टैग है और एक बॉडी का टैग है। ठीक है जी। HTML का जो टैग है वो भी पेयर की फॉर्म में है, हेड का जो टैग है ये भी पेयर की फॉर्म में है, बॉडी का जो टैग है ये भी पेयर की फॉर्म में है। इस पूरे पेयर को आप एक HTML का एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ कमेंट दे देता हूँ जिससे आपको ये बातें याद रहेंगी। ठीक है। ओपनिंग टैग और नीचे वाला जो हेड जब हम क्लोज कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग टैग। इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो हेड है ये वाला इस टाइम क्लोजिंग टैग है और ये ओपनिंग टैग है, और इस पूरे को आप बोलते हैं कि दिस इज एन HTML एलिमेंट। ठीक है। तो अगर आप ओपनिंग टैग लिखते हैं और क्लोजिंग टैग लिखते हैं एक पेयर की फॉर्म में तो आप इसको बोलेंगे HTML का ये एक एलिमेंट है। इसी तरह से एक एलिमेंट है आपके पास बॉडी का, एक एलिमेंट है जी आपके पास बॉडी का, और बॉडी का जो एलिमेंट है उसमें आप जो भी लिखेंगे वो आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। दिस इज द विजिबल एरिया। ये आपके पास कैनवस है, यहाँ पे जो मर्जी ड्रा कर लो, यहाँ पे जो टैग दोगे वो इम्प्लीमेंट होगा, उसका स्टाइल अप्लाई होगा टेक्स्ट पे और आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि जी हम हेड पे कुछ लिखें, हम जस्ट ओपनिंग द कमेंट्स, क्या ऐसा हो सकता है कि हम हेड में कुछ लिखें और वो पेज पेज के अंदर डिस्प्ले हो जाए? गाइस हु आर ऑलरेडी डेवलपर्स, शो होगा जी? हुसनैन कह रहे हैं होगा, आमिर कह रहे हैं नहीं होगा, अब्दुल्ला कह रहे हैं नहीं होगा। नो, हेडिंग होती है नो। हेड पार्ट दिस इज फॉर ब्राउजर अंडरस्टैंडिंग। इसमें अगर मैं कोई भी टेक्स्ट दे दूं विल दैट डिस्प्ले ऑन द पेज? आई थिंक होगा। लेट्स ट्राई। हो गया जी, शो हो गया। अभी क्यों शो हो गया? शो इसलिए हो गया कि आपके ब्राउजर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। आपके ब्राउजर्स को पता है कि अगर यूजर ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लिख दी है जो कि हेड के लिए नहीं थी और यूजर गलती कर गया है, तो आपका ब्राउजर HTML5 जब चलाने लगेगा, जब आपका वो कोड का पेज चलाएगा तो क्रोम हो, ओपेरा हो, आपके पास एज हो, वो क्या करेगा उस HTML की वैलिडेशन करेगा और वैलिडेशन करके उस टेक्स्ट को बॉडी का हिस्सा बना देगा। आपको ये कोड यहाँ पे नजर आ रहा है। सो आपने जो हेड में लिखा था वो आपकी बॉडी में आके जुड़ चुका है, अपेंड हो चुका है। ठीक है। तो लिखा आपने अभी तक कोड में हेड में लिखा हुआ है। ठीक। आपने अभी तक हेड में लिखा हुआ है लेकिन आपके ब्राउजर ने फोर्सफुली उस कंटेंट को उठाया है और यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये जो पोर्शन मैंने इस टाइम नीचे खोला है इस विंडो को बोलते हैं डेवलपर्स टूल। ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड डेवलपर्स टूल। और इसको ओपन करने के लिए आपको राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे क्रोम पे और मोर टूल्स में आएंगे, यहाँ पे आपको ये डेवलपर्स टूल्स मिल जाएंगे। इसका शॉर्टकट कीबोर्ड से क्या है, कंट्रोल शिफ्ट आई आपने प्रेस करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस किया तो मेरे पास ये विंडो ओपन हो गई। इस विंडो के अंदर ये जो टैब है पहला एलिमेंट्स का, ये वो पोर्शन है जिसमें मुझे मेरा कोड नजर आएगा जो मैंने कोड फाइल में लिखा हुआ था। ठीक है। अब हम आते हैं उसी फाइल में कुछ मजीद कोड लिखते हैं। तो आपका एक बेसिक जो वेब पेज है वो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, एक डॉक्यूमेंट टाइप पे और दूसरा HTML के टैग पे। HTML टैग मजीद आपके दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, एक हेड पे और एक बॉडी पे। जो कुछ आप स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो वो बॉडी में लिखोगे, जो कुछ आप ब्राउजर को समझाना चाहते हो वो हेड में लिखोगे। अब ब्राउजर को मैं क्या समझाना चाहता हूँ, लाइक मैं ब्राउजर से कहता हूँ जी ये जब पेज ओपन होता है ना तो इसके ऊपर आपने एक टाइटल दे देना है। उसके लिए हम लोग टाइटल का टैग इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे कहता हूँ जी ई रोजगार टैग टेक्निकल, क्योंकि हमारे पास दो ग्रुप में, इसलिए मैं ग्रुप मेंशन नहीं कर रहा। तो ई रोजगार टेक्निकल का टाइटल दे दो। अब ये टैग लगाने से ब्राउजर को क्या समझ आएगी कि अभी मैंने इस पेज को चलाना है ना तो ऊपर फाइल नेम की बजाय मुझे ई रोजगार टेक्निकल का टाइटल दिखाना है।
इसी तरीके से जब हम कोई चीज सर्च करते हैं तो डायनामिक टाइटल्स भी बनते हैं। जैसे मैंने डीमन स्लेयर्स को सर्च किया था, कार्टून स्क्वायर 9 को, तो वो यहाँ पे मेरे पास डीमन स्लेयर्स का टाइटल आना शुरू होगा। HTML ट्यूटोरियल के ऊपर मैं आया, इस सेक्शन का टाइटल मेरे पास इस टैब में आ रहा है, क्योंकि ये डायनामिकली बने हैं। हमने जो अभी लिखा है वो स्टैटिक बनेगा। स्टैटिक का मतलब ये है कि जो आपने एक दफा लिख दिया है वो परमानेंटली सेव हो गया है, जब भी ओपन होगा वैसे ही शो होगा। डायनामिक का मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यू है ये कंप्यूटर डिसाइड करे, आप ना डिसाइड करें। कंप्यूटर डिसाइड करे कि यूजर कौन से पेज को ओपन कर रहा है, उसके मुताबिक यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइटल लगा दे। तो अभी जो हम पोर्शन वेब का कवर कर रहे हैं, या डायनामिक चेंजेस एंड स्टैटिक डजंट चेंज, स्टैटिक रिमेन सेम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो अभी हम यहाँ पे जो पार्ट कवर कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का, वो स्टैटिक पार्ट है, जिसमें HTML और CSS आते हैं। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में चले जाएंगे, देन डायनामिक स्टफ विल बी स्टार्ट। तो टाइटल का सबसे पहला बेसिक टैग है जी, जिससे हम लोग किसी भी पेज के ऊपर, किसी भी टैब के ऊपर, क्रोम के, ओपरा के, जो भी हमने फाइल ओपन की है उसके ऊपर एक टाइटल अप्लाई सकते हैं। डेटा का जो टैग है वो सर्च इंजन के लिए, ठीक है। सर्च इंजन को ये बताना कि ये जो आपने ब्राउजर के ऊपर जो भी आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया है, जैसे मैंने ये HTML का होम पेज ओपन किया है और इसकी इंफॉर्मेशन मैंने सर्च इंजन को देनी है। सर्च इंजन से क्या मुराद है? आपको क्या लगता है गूगल को ख्वाब आती है कि वकास साहब ने अपनी एक नई साइट लॉन्च की है और उसके ऊपर उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर कंटेंट लिखा है? क्या आती है? क्या गूगल को ख्वाब आती है कि फेसबुक पे वकास अली नाम का कोई बंदा अवेलेबल होगा, या कोई भी इंफॉर्मेशन है? नो। ये सर्च इंजन जो होते हैं, इसको गूगल इज अ सर्च इंजन। गूगल इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन का काम ये होता है कि इंटरनेट के ऊपर जितनी साइट्स आती हैं, ये उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते जाते हैं। और उनके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका ये है कि जो वेबसाइट का डेवलपर है वो अपने वेब पेज के अंदर कुछ मेटा टैग्स डिफाइन करता है, जो कि स्पेसिफिक उस स्पेसिफिक पेज के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च इंजन को देते हैं। अगर मैंने अपनी एक नई वेबसाइट आज लॉन्च करनी है, मैं चाहता हूँ यार, मैं, मेरा 7-8 साल का तजुर्बा है और मैं लोगों को बताऊं कि कोडिंग, अच्छी कोडिंग कैसे करते हैं, उसके लिए मैं एक ब्लॉग लॉन्च कर दूं, हाउ टू राइट बेटर कोड। ठीक है, उस पर मैं एक ब्लॉग लॉन्च करता हूं और मैं चाहता हूं कि जब भी कोई आप जैसा नया बंदा गूगल के ऊपर आके क्यूरी लिखता है, हाउ टू बिकम अ बेटर प्रोग्रामर, तो उसको रिजल्ट्स में मेरी वेबसाइट नजर आए। इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब गूगल को मैं ये चीज खुद बताऊंगा कि मैं ये जो कोड मैंने लिखा है या जो वेबसाइट मैंने लॉन्च की है, इसका मकसद क्या है, कि ये नए डेवलपर्स के लिए। तो वो मेटा के टैग्स के थ्रू मैं बता सकता हूँ ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ मेटा टैग्स डिफाइन करते हैं, उनमें कुछ नेम और वैल्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो विल सी देम वन बाय वन। ये आपको स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा, लेकिन मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप इसी पेज को देख लें, W3 स्कूल्स का ये पेज है। इसके अगर आप हेड पार्ट में आएंगे तो यहाँ पे ये मेटा टैग्स डिफाइन किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला जो मेटा जो उसने एट्रीब्यूट लगाया हुआ वो है करेक्टर सेट का। करेक्टर सेट का मतलब ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है उस पे किस तरह के करेक्टर्स इस्तेमाल हुए हैं। UTF-8, UTF-8 एक ग्लोबली एक डिनोटेड करेक्टर सेट है, जो कि डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर आपको टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन करके आपको, मतलब हार्डवेयर लेवल पे ट्रांसलेट करके आपको टेक्स्ट स्क्रीन पे दिखा देता है। तो ये टेक्स्ट के लिए, आप इसको इग्नोर कर दें, ये आपके लिए नहीं है। ये दो पोर्शन आपके लिए है। लाइक व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट का मतलब ये है कि इस डॉक्यूमेंट की जो टोटल चौड़ाई है, वो जो भी जिस भी डिवाइस पे ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा, अगर मोबाइल पे होगा तो इस डॉक्यूमेंट की टोटल चौड़ाई उस मोबाइल की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए। अगर ये लार्ज स्क्रीन पे ओपन होगा तो इस डॉक्यूमेंट की टोटल चौड़ाई उस लार्ज स्क्रीन की चौड़ाई के मुताबिक होनी चाहिए। कोड का मतलब है विजिबल एरिया। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि कंटेंट की विड्थ कितनी होगी। कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, और इनिशियल स्केल का मतलब है जूम लेवल। जब भी ये वेबसाइट लॉन्च होगी, ये जूम लेवल आपका इंक्रीज होता जा रहा है, प्लस। ठीक है, और माइनस से ये कम होता जा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जब वेबसाइट लॉन्च हो, उसका इनिशियल स्केल लेवल 1 होना चाहिए, जूम लेवल 1 होना चाहिए, और डिवाइस की जो विड्थ होगी वो वेबसाइट की विड्थ होगी। राइट, अगला है जी व्यू पोर्ट। अगला अगला ये जो व्यू पोर्ट है, बेसिकली वेबसाइट, क्योंकि आपको पता है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो आजकल जो अप्रोच इस्तेमाल होती है वो मोबाइल फर्स्ट है। क्यों?
क्योंकि हम रिस्पॉन्सिव साइट से। रिस्पॉन्सिव का क्या मकसद है? ये आपके डेवलपर टूल्स में एक आइकॉन, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यू कैन सी रिस्पॉन्सिव डिजाइन। यही वेबसाइट जब मोबाइल पे ओपन होती है, जब मैं इसको मोबाइल पे रन करता हूँ तो ये किस तरह से शो होगी। मोबाइल पे इसका ये व्यू हो, मोबाइल पे क्या हुआ जी, ये मेन्यू आपके सामने शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे चुके हैं, आपका ये जो टेक्स्ट एडिटर था जो पहले पूरी स्क्रीन पे आ रहा था वो श्रिंक हो गया। ठीक है, आपके मजीद कुछ आइकन यहाँ पे वो मेन्यू की फॉर्म में चले गए हैं। और जैसे ही मैं इसकी स्क्रीन विड्थ इंक्रीज करता जाऊंगा इसका बिहेवियर चेंज होता जाएगा। कुछ बटन्स नए शो होते जाएंगे, कुछ मेन्यूज नए आते जाएंगे, कुछ डिप्स की पोजीशन चेंज होती जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट पे आके यू विल सी कि वो जो ऊपर मेन्यू आ रहा था वो राइट पे आ गया। तो ये इसका डेस्कटॉप डिजाइन है। इसके ऊपर जाते जाएंगे तो लार्ज स्क्रीन का डिजाइन आता जाएगा। तो मैंने इस टाइम आपके लिए स्क्रीन को जूम किया हुआ है, मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन सबके साथ रीशेयर कर देता हूँ। ये जो है ना इसको ये इशू आ रहा होगा तो स्क्रीन शो नहीं हो रही, इट हैपन सम टाइम। मैं दोबारा से रीशेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो जैसे जैसे मैंने सारे पोर्शन को श्रिंक और स्ट्रेच किया तो वेबसाइट का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो व्यू पोर्ट क्या कर रही है? व्यू पोर्ट वेबसाइट के कंटेंट को डिवाइस के मुताबिक अरेंज कर रही है। अगर आप अभी वॉइस ब्रेक हो रही है, ओके जस्ट सेकंड गाइस। वॉइस अगर ब्रेक हो रही है, 10 हाथ खड़े होते हैं तो फिर मुझे बताएं। मेरा ख्याल है वॉइस का मसला नहीं आना चाहिए, बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद लैन नॉट वायरलेस। तो आप लोगों के नेट का मसला हो सकता है, बिकॉज मेरी साइड से इंटरनेट का इशू नहीं है। ओके आई एम कंटिन्यू। तो ये व्यू कोड का मतलब ये है कि ये बेसिकली डिवाइस बिट को कंट्रोल करता है डॉक्यूमेंट के लिए कि डॉक्यूमेंट की इनिशियल बिट क्या होगी तो व्यू कोड के मुताबिक वो काम करेगा। फिर है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का ये टैग है जो कि बेसिकली आपके सर्च इंजन के लिए है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर किस किस कीवर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। और फिर है जी डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन बताती है कि डॉक्यूमेंट किस बारे में है। जो आप लोग एसईओ कीवर्ड सुनते हो वो सारे कीवर्ड्स ये है कि आपने देखा होता है कि आपकी वेबसाइट किन किन पेजेस किन किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो सकती है, और आप उस तरह का कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लिखते हैं और आप मैक्सिमम कीवर्ड अपने कंटेंट में इस्तेमाल करते हैं और ब्राउजर के मेटा कीवर्ड्स के टैग में आप ये बता देते हैं कि इस पेज में कौन कौन से कंटेंट, किस तरह का कंटेंट और कौन से जो स्पेसिफिक कीवर्ड हैं जिन पे फोकस किया गया। तो ब्राउजर को यहाँ से समझ आ जाती है कि अगर कल को कोई बंदा पाइथन और सीएसएस और एसक्यूएल को सर्च करेगा तो मैंने इस वेब पेज को गूगल के रिजल्ट्स में दिखाना। तो दिस इज द साइंस आफ्टर एसईओ। देखिए इसमें एसईओ के अंदर और बहुत सारी चीजें आती हैं। दिस इज जस्ट वन पार्ट, दिस इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ, कि आप अपना जब डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आप उस टाइम कौन सी एसईओ करते हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू सो मच डिटेल्स। हम बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि हम अपने असल टारगेट पर जाएं। तो कुछ टैग्स हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जिस तरह अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग देना चाहते हैं तो आपको H1 का टैग का पता होना चाहिए। ठीक है जी, H1 भी एक पेयर की फॉर्म में होता है। H1 को ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आपके पास आता है और इसमें आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी हेडिंग 1। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी हेडिंग 2, वर्स 2 से आएगी। H3 से हेडिंग 3 आएगी। और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से H14 तक चला जाऊँ तो मुझे 14th नंबर हेडिंग चाहिए जी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले से प्री डिफाइंड टैग होते हैं, आप इनको नहीं डिफाइन करते। HTML के टैग पहले से डिफाइंड होते हैं। वापस आते हैं अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश करते हैं तो हेडिंग 1 का मतलब ये है कि इसके फॉन्ट का ये साइज होगा और इतना ये बोल्ड होगा और ये H1 का टैग है एग्जैक्टली जो कि रेंडर होकर आपके सामने आ रहा है। ये अगर मैं माउस ऊपर लेके आऊंगा इन टैग्स पे तो आपको स्क्रीन पे दिखाएगा कि अभी आप किस टैग पे खड़े हो, जो कि बहुत बड़ी फैसिलिटी है। जब आप डेवलपमेंट करोगे तो आपको इस चीज का
इसकी समझ नहीं आएगी, क्योंकि एक्चुअली जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द वेब पेज, ये सारा भरा पड़ा। ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आएगी मैं कहाँ पे हूँ। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इस HTML या CSS या जावास्क्रिप्ट को जो कोड का कौन सा पोर्शन डिस्प्ले करवा रहा है, तो यहाँ पे ये एक इंस्ट्रक्टर टूल है। अगर मैं इस पर क्लिक करके माउस को ड्रैग करके लेके आता हूँ अपने किसी स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर, तो मुझे दिखा देगा कि कोड में किस लाइन पे वो चीज डिफाइंड है। और अगर मैं कोड में डायरेक्टली किसी टैग पे मूव करता जाऊंगा तो वो मुझे व्यू पोर्ट में दिखा देगा कि उस टैग से क्या चीज चल रही है। ठीक है, जब आप स्क्रीन से कोड में आना चाहते हैं तो आप इसको पिक करेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन से कोड में आया तो ये जो मुझे होम का आइकन नजर आ रहा है ये इस बिफोर पे लगा हुआ है। और अगर मैं इस कंटेंट की प्रॉपर्टी को यहाँ से खत्म कर देता हूँ तो ये गायब हो जाएगा। राइट, तो दिस इज समथिंग फॉर न्यूबीज। समटाइम्स कुछ एक्सपीरियंस लोगों को भी इन चीजों का नहीं पता होता, तो आई वांटेड टू शेयर विद एवरीबॉडी। तो हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3, ये हमारे पास 3 हेडिंग के साइजेस हैं। अब मैं एक चीज आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो तीनों हेडिंग हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये एक ही लाइन में आ गए? क्या ऐसा है कि मैंने इनको कोड में सेपरेट लाइंस में लिखा है इस वजह से ये 3 डिफरेंट लाइंस में आए हैं? अगर इस तरह है तो मैं हेडिंग 3 और हेडिंग 4 को एक ही लाइन में लिख देता हूँ। मैं चाहता हूँ हेडिंग 3 के सामने हेडिंग 4 आ जाए। और इसका हम कंटेंट भी 4 कर देते हैं। अब अगर रिफ्रेश करेंगे तो हेडिंग 4 नीचे आ रही है हेडिंग 3 से, उसके सामने नहीं आई। तो ये आपके टैग्स की डेफिनेशन किस तरह से इन्होंने शो होना है, इनका स्टाइल्स क्या होंगे, ये पहले से डिनोटेड है, पहले से डिफाइंड है। आप सिर्फ उनका इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप इस बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और इस चीज को करने के लिए आपको एक और लैंग्वेज आनी चाहिए विच इज कॉल्ड CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि हम डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वेब पेज के ऊपर। तो हम कुछ टैग्स देख लेते हैं। ये जैसे एक्सप्लोर है, इस तरह 2 टैग हो रहा है। फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट हेडिंग 5, हेडिंग 6, हेडिंग 7 नाम की कोई चीज नहीं है जी। H7 का कोई टैग नहीं है। टोटल 6 साइज है और आप इनको पेज में जहां चाहें अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप सर्च इंजन की मर्जी से इस्तेमाल करोगे तो इसमें एक तरीकेकार होता है कि आपके पेज के ऊपर जो सबसे पहला हेडिंग होती है, जो भी आपका पेज का एग्जैक्टली टॉपिक है, दैट शुड बी ऑलवेज इन H1। और आपके पूरे पेज में H1 होना चाहिए। और अगर आपका कंटेंट ऐसा है कि वो उसकी 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 नेस्टिंग हुई हुई है या उसके लेवल्स हैं, मेन टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स हैं या मेन हेडिंग के अंदर सब हेडिंग है, उनके अंदर फिर सब टॉपिक्स हैं, तो फिर आपको हर लेवल के मुताबिक, यानी पहले आप H1 इस्तेमाल करोगे, उसके बाद H2 इस्तेमाल करोगे, और अगर हर हेडिंग के अंदर सब हेडिंग है फिर आप H3 इस्तेमाल करोगे। तो इस तरह से ब्राउजर को अंदाजा होता है कि कोई एक जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हो रहा है। दिस इज फॉर SEO। ठीक है, वैसे अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो चाहे H6 का टैग उठा के हर जगह लगा के उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। कंटेंट ऑफ एन HTML एलिमेंट, कंटेंट ऑफ एन HTML एलिमेंट, जो पार्ट आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड कंटेंट ऑफ एन HTML एलिमेंट। दिस होल थिंग इज कॉल्ड एन एलिमेंट। This part is called opening tag. This part is called closing tag, and this is called content of that particular element. So this whole thing is an element. ठीक हो गया जी। इसी तरह से हमारे पास एक पैराग्राफ का टैग है। इसका मकसद क्या है कि यूजर कोई भी चीज डिस्क्रिप्शन देना चाह रहा है किसी चीज के बारे में और वो 2 या 3 पैराग्राफ देना चाह रहा है, तो आप उसको P के टैग में डिफाइन करोगे। We are going to work on this thing. So web development, the usual way is to start reading HTML tags and their definition from some past resource available online.
ये मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया। अब इस रिफ्रेश करेंगे इसको आप, तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ शो होगा। और अगर मैं इस पैराग्राफ को डबल कर दूं, तो दिस इज द बिहेवियर। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे स्टार्ट हो जाएगा और अगली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। अब इस पैराग्राफ में मैं चाहता हूँ कि ये जो W3 स्कूल है इसको मैं लिंक कर दूं अपनी उस वेबसाइट के साथ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो लिंक लगाने के लिए भी मुझे किसी न किसी टैग का पता होना चाहिए। तो लिंक लगाने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है, सभी यहाँ पे देखते हैं। एडिटर्स, बेसिक एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स में हम नहीं आए, हेडिंग्स डिस्कस करनी है, पैराग्राफ हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टाइल्स कर दिया नहीं है, ये लिंक है, ये मतलब। तो उसके लिए आपके पास ए का टैग इस्तेमाल होता है। मैं इस ए के टैग को कॉपी करता हूँ और ये मैं कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या मैं पैराग्राफ में अंदर का टैग लगा सकता हूँ? जी मैं लगा सकता हूँ। और लगाने के लिए what I wanna do is I just need to copy this text। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा और इस डॉट को भी मैं यहाँ पे ले जाऊंगा एंकर के बाहर। अब इस ए टैग से फर्क क्या पड़ेगा? इस ए टैग से फर्क ये पड़ेगा कि आपका जो पैराग्राफ उसमें ठीक है जी, जब लिंक नजर आना शुरू हो जाएगा तो क्या इस पे क्लिक करेंगे तो W3 स्कूल पे चला जाएगा? नहीं, आपने इस ए का जो ओपनिंग टैग है और इसका जो क्लोजिंग टैग है उसके दरमियान में जो वर्ड लिखा है वो एज अ लिंक डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम वापस आते हैं रिफ्रेश करते हैं तो मैंने W3 स्कूल जो लिखा था वो शो हो रहा है। मैं W3 स्कूल HTML लिख देता हूँ, अब ये देगा W3 स्कूल HTML का टैग, ठीक है, ये टेक्स्ट दिखाएगा। लेकिन इसको क्लिक के ऊपर कहाँ जाना चाहिए उसके लिए इसका एक एट्रीब्यूट है। तो वट एवर द टैग इज यू नीड टू हैव एन ओपनिंग टैग, ठीक है जी, क्लोजिंग टैग, हम इसको इकट्ठा लिख लें, opening tag and closing tag, and in between there you need to enter the content. If there is specific property to be called on a specific behavior like click, mouse over, माउस ड्रैग करके लाऊं तो ये हो जाए, दूर करूं तो ये हो जाए, तो उसके लिए आपको एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे। एट्रीब्यूट्स आपके यहाँ पे आएंगे ओपनिंग टैग के अंदर, और उनका तरीका क्या होगा कि एक एट्रीब्यूट होगा और इज इक्वल के बाद डबल कोट के अंदर उसकी वैल्यू होगी। तो दिस इज अ जेनेरिक फॉर्मेट ऑफ अ टैग। तो अगर हम इसी को फॉलो करें तो दिस इज एन ओपनिंग टैग, एट्रीब्यूट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस मैंने लिखा था, तो पहला एट्रीब्यूट इसमें आ रहा है href। मतलब होता है क्लिक के ऊपर ये लिंक कहाँ ले दे लें, कोई भी ऑनलाइन जो वेबसाइट पड़ी है उसका एड्रेस दे लें, दैट इज कॉल्ड यूआरएल। मैं इसी लिंक को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है। और उसके बाद आपका कंटेंट आ गया, कंटेंट में आपने W3 स्कूल लिखा हुआ है, आपका क्लोज जाएगा। दिस इज हाउ अ पर्टिकुलर टैग इज कंप्लीटेड। तो अगर आपको एट्रीब्यूट्स का पता होगा तो आपको उस टैग की जो जो परफेक्ट यूज है उसका पता होगा। तो बहुत सारे टैग के साथ एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व नहीं है, कुछ टैग्स हैं जिनके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो रिफ्रेश करते हैं। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा दिस विल टेक मी टू दिस वेब, ठीक है। यहां तक समझ आ गया सबको? यहां तक क्लियर है जी? ओके। अब एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो तकरीबन हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसमें एक बड़ा कॉमन सा एट्रीब्यूट है विच इज कॉल्ड स्टाइल। स्टाइल का एट्रीब्यूट जिसकी जरूरत भी है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? उसके अलावा हमारे पास
या आई थिंक देयर इज अ एट्रीब्यूट फॉर विड्थ। अगर मैं यहाँ पे विड्थ लिखता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ 100 पिक्सल्स, तो ये भी एक एट्रीब्यूट हो सकता है। अगर अब मैं स्टैक के ऊपर आता हूँ तो विड्थ इज इक्वल टू 100 पिक्सल्स, क्या इससे को फर्क पड़ा? नहीं। ये H1 के ऊपर मैंने विड्थ 100 पिक्सल्स लगाया है, इस पर फर्क कोई नहीं पड़ा। अब क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि मुझे मुझे क्या पता है इसकी विड्थ कितनी है? मुझे इतना पता है कि जब मैंने यहाँ पर लिखा है तो उसके सामने कोई दूसरी चीज नहीं आ सकती। कोई भी चीज लिखता हूँ तो उससे आगे चली जाती है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ तो जो ब्लू कलर में मुझे एरिया नजर आता है, दैट इज एक्चुअली विड्थ ऑफ दिस टैग। ठीक है जी। और जो ऑरेंज में नजर आता है वो स्पेसिंग है इसके ऊपर नीचे, जो कि मार्जिन है, जिन जिस स्पेस में कोई दूसरी चीज नहीं आ सकती। तो हमारा काम ये है कि हमने इस चीज को सीखना है कि हम किस तरह से इन स्पेसिंग्स को मैनेज करके एक नया लेआउट अपनी मर्जी का बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा कि हमें ये जो तरीका हमने लिया विड्थ का, ये इसमें नहीं चलेगा। ये तरीका आई थिंक इमेज में चल सकता है। इमेज के टैग के अंदर विड्थ लग सकती है। अगर मैं यहाँ पे इमेज का टैग लगाऊं, और याद रखिएगा इमेज का जो टैग है वो सिंगल टैग है, सेल्फ क्लोजिंग है, उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर सोर्स दे दूं, इमेज के टैग के अंदर जिस तरह एंकर में href होता है, इसी तरह इमेज में सोर्स होता है, और सोर्स के अंदर आप उस इमेज का स्पेसिफिक पाथ बताते हैं। अब वो पाथ आपकी हार्ड ड्राइव का भी हो सकता है, वो पाथ ऑनलाइन भी हो सकता है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं गूगल पे आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ जी नेचर पिक्चर्स। ये पिक्चर मुझे अच्छी लगी थी। ठीक है। और इस पर मैं क्लिक करता हूँ और फिर इस इमेज पे क्लिक करता हूँ, तो ये एग्जैक्टली इमेज है। अब इस इमेज का एग्जैक्ट सोर्स कैसे देख सकता हूँ? राइट क्लिक करूंगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब। उसने ओपन नहीं की, उसने मुझे डाउनलोड कर दी है। कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ और गूगल पे आके उसी पेस्ट करता हूँ, तो ये फिर मेरे पास कॉपी हो गई है। क्योंकि सीडीएन से आ रहा है इस वजह से बार बार कॉपी हो रही है। अगर हम इसको डायरेक्टली सीडीएन के बगैर इस्तेमाल करते हैं तो ये नॉट फाउंड कर रहा है। चलिए हम पिक्चर चेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम क्यों पिक्चर पे आ जाते हैं। डायरेक्टली ओपन हो गई, ये इसका लिंक है। अब अगर मैं ये लिंक सोर्स में दूंगा तो मेरा ख्याल है कि इसको चल जाना चाहिए, अगर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई। ये आ गई जी मेरी इमेज। ठीक है। और अब इसमें ये विड्थ लगी हुई है 100 पिक्सल। अब अगर आप देखेंगे आपकी इमेज का एट्रीब्यूट काम कर रहा है। यहाँ से अगर मैं इसकी विड्थ 300 पिक्सल्स कर देता हूँ तो इसकी विड्थ 300 पिक्सल होगी। तो हर टैग के साथ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है। अगर मैंने H1 के ऊपर विड्थ लगाया था तो अप्लाई नहीं होती, लेकिन अगर मैंने इमेज के ऊपर विड्थ लगाई तो वो अप्लाई होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए स्टैक पे कौन सा एट्रीब्यूट आता है। ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि हर टैग की रेंडरिंग अपनी मर्जी से आप अपनी मर्जी से चला सकें, तो उसके लिए एक कॉमन एट्रीब्यूट है विच इज कॉल्ड स्टाइल। ये हर टैग में लगता है, और इस स्टाइल के अंदर हम विड्थ अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। अब मुझे क्या पता कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पे अप्लाई होनी है? उसके लिए मुझे स्टाइल्स का पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, W3 स्कूल्स का। और फिर मेरे पास नॉलेज होगा तो मैं अपनी मर्जी के स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ। अभी के लिए एक स्टाइल में अप्लाई कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ इमेज के ऊपर एक बॉर्डर आ जाए। जब आप स्टाइल के अंदर वैल्यूज लिखेंगे, उसका तरीका क्या है? प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। और याद रखिएगा एक HTML के टैग के ऊपर मल्टीपल स्टाइल्स अप्लाई हो सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं। हर प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी से सेमी कॉलन से डिफरेंशिएट होगी। तो प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, अगर मैं इसको फॉलो करूं
तो मैं स्टाइलिंग अप्लाई कर सकता हूँ। और मुझे एक्चुअल में क्या पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है और कौन सी प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। सो इन दैट सेंस देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड बॉर्डर, ठीक है। और बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है उसमें आप विड्थ बताते हो, कलर बताते हो और बॉर्डर का स्टाइल बताते हो। तो विड्थ मैं चाहता हूँ कि 5 पिक्सल की विड्थ हो उस बॉर्डर की, यानी ये इमेज जितने एरिया में आ रही है ना उस पर एक बॉर्डर लग जाएगा 5 पिक्सल सॉलिड। सॉलिड मीन उस बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड होगा और उसका कलर मैं चाहता हूँ रेड हो एंड सेमी कॉलर। ये मैंने एक प्रॉपर्टी पूरी कर दी। अब इसको अगर मैं सेव करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो इस इमेज पे एक बॉर्डर लग जाएगा। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, अगर मैं कोई चीज यहाँ से आकर चेंज करता हूँ, जैसे मैंने इस 100 को 300 किया था, तो क्या होगा कि वो सिर्फ रन टाइम के लिए, जितनी देर के लिए मैं ब्राउजर को पेज को रिफ्रेश नहीं करता तब तक के लिए वो स्टाइल अप्लाई रहेगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो वही स्टाइल आएगा जो आपकी फाइल में अप्लाई हुआ होगा। टेम्पोरेरी चेंज आता है, यहाँ से जो आप चेंज करते हैं वो टेम्पोरेरी चेंज आता है। उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि डेवलपर क्विकली अपने टैग्स को वैल्यूज को चेंज करके चेक कर ले कि इनका रिजल्ट क्या है। राइट, यहाँ तक समझ आ गई? ओके, तो इस कलर को चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको पर्पल करना चाहता हूँ, तो पर्पल इज अवेलेबल है, ठीक है। तो अब आपका टैग जो बॉर्डर पर्पल हो गया। एंड देयर इज आल्सो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड हाइट। अब हाइट इमेज के अंदर एक एट्रीब्यूट भी है जो कि मुझे पता है, क्योंकि जब हम लोगों ने एचटीएमएल स्टार्ट की थी तो हमारे जो ट्रेनर्स थे या जो टीचर्स थे उन्होंने हमें एट्रीब्यूट से स्टार्ट करवाया था। आप लोग सीधा स्टाइल से, सीएसएस के स्टाइल से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एट्रीब्यूट आपके पास अवेलेबल है तो स्टाइल में चेंज नहीं हो सकता, यू कैन डेफिनेटली चेंज इट। तो हम यहाँ पे एक हाइट की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। हाइट का एट्रीब्यूट भी है, हम हाइट की प्रॉपर्टी लगा के कहते हैं जी इसकी हाइट मैक्सिमम 4 पिक्सल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होगी। आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इसमें इसकी हाइट 50 पिक्सल पे आ, ठीक है। तो टोटल 59 आ रही है, क्यों 59 आ रही है? क्योंकि उसमें बॉर्डर ऐड हो रहा है। तो कैसे 59 बन रही है विजुअली, आई विल कम टू दिस पॉइंट लेटर ऑन, नॉट राइट नाउ, ठीक है। तो ये आपके पास एक बेसिक सी एचटीएमएल की एक सूरत हाल है। तो इसका मतलब है अगर मुझे टैग्स के बारे में पता है और कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में पता है तो एक बेसिक वेब पेज बनाना मुश्किल काम तो नहीं है। नहीं जी, इनलाइन स्टाइल परमानेंट इफेक्ट रखता है, टेम्परेरी इफेक्ट नहीं रखता। मैं भी इस पार्ट पे नहीं आया, जब मैं वहां पे आऊंगा आई विल एक्सप्लेन थिंग्स नॉट राइट। अच्छा जी, रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास बेसिक स्टाइल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एचटीएमएल के सेक्शन को पढ़ लेता हूँ एक दफा और इसके इस्तेमाल को समझ लेता हूँ तो मैं एक बेसिक डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ। तो हम एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं इस कंटेंट को। HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप्स मैंने बताए थे, ओपनिंग मार्क और क्लोजिंग मार्क। ये मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेज के लिए। विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट्स। HTML इज इजी टू लर्न एंड यू विल एंजॉय इट। ये बेसिक कोड हमने कॉपी किया था, कुछ एग्जांपल्स इन्होंने यहाँ पे दिए। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप तो मैं आपको बता चुका हूँ, हाइपरटेक्स्ट का क्या मतलब है? हाइपरटेक्स्ट का मतलब ये है कि जब आप अपने पेज के ऊपर आते हो तो इन दैट केस यू कैन सी कि आप अपने इसके ऊपर क्लिक करते हो या माउस लेके आते हो तो ये जो आपका एंकर है वो उसका कलर चेंज होता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं यू कैन सी इट इज इन रेड। सो दिस बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर, ये इंटरलिंक होता है और इसका टेक्स्ट हाइपर हो जाता है ओवर क्लिक। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है जी, ये बेसिक है इसकी, व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। So HTML is a standard markup language for creating web pages. HTML describes the structure of a web page. HTML consists of a series of elements. Element के बारे में मैं बता चुका हूँ, opening tag और closing tag मिलकर एक element बनाते हैं। HTML elements tell the browser how to display the content। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। बॉडी में आप टैग लिखते हैं और टैग के अंदर अपना टेक्स्ट देते हैं तो ये उसको दिखा देता है। HTML elements label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph and this is a link।
यानी HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनका काम ही ये है कि वो ब्राउजर को ये बताए कि कौन सा टेक्स्ट है जो कि पैराग्राफ है और कौन सा टेक्स्ट है जो कि हेडिंग है और कौन सा टेक्स्ट है जो कि लिंक है। सो बेसिकली इट्स अ डॉक्यूमेंट डेफिनेशन। एग्जाम्पल उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये पहला पोर्शन जो है HTML5 का डॉक्यूमेंट बताता है ब्राउजर को कि भाई ये HTML5 में काम कर रहे हैं, कोई भी टैग लगेगा, तुमने ये करना है कि इस डॉक्यूमेंट के किसी भी टैग को HTML5 की बताई हुई डेफिनेशन के मुताबिक आपने शो करवाना है। हो सकता है HTML4 में उसकी डेफिनेशन कुछ और कहती हो, 3 में कुछ और कहती हो, जो 5 है आपने उसके मुताबिक चले। ये रूट एलिमेंट है, इसके अंदर हेड और बॉडी होते हैं। हेड में टाइटल मेन टैग और बॉडी में h12 p टैग हम इनको देख सकते हैं। So what is an HTML element? It consists of a tag name, so basically opening tag and closing tag और content goes here. The HTML element is everything from the start tag to the end tag. यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा HTML का एलिमेंट है। तो जो बातें मैंने आपको बोल के बताई हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। किन एडिटर्स पे काम कर सकते हैं? ऑलरेडी हम लोग सुब्लाइम टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई भी एडिटर इस्तेमाल कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस, वर्ड रैप, वट एवर जो भी आप इस्तेमाल करना चाहो। बस आपने एक काम करना है कि जब आप इसको सेव करेंगे तो प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं करना, आपने इसको .html या .htm एक्सटेंशन से सेव करना है। ठीक है, आप इसको सेव एज टाइप ऑल फाइल्स कर लें। अगर आप नोटपैड पे काम करते हैं तो यहाँ पे आपने फाइल नेम के साथ .htm एटलीस्ट लगाना है। HTML बेशक ना लगाएं, HTM लगाएं, HTM या HTML एक ही बात। फिर जी आपके पास कुछ एग्जांपल्स आना शुरू हो जाती हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे कुछ बताया हुआ है, HTML के एलिमेंट्स के बारे में आपको कुछ बताया हुआ है, कुछ टैग्स की डेफिनेशन उसमें की हुई है। जैसे BR का टैग है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया। अगर आपने इतना लंबा पैराग्राफ लिखा और आप चाहते हैं इस पैराग्राफ के अंदर आप इसको इसमें 2 लाइन या 3 लाइन्स कर लें या उसमें कहीं पर ब्रेक लगा लें, तो आप एंटर प्रेस करेंगे और इसको सेव करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर न्यू लाइन आ जाए। ये पैराग्राफ कंसिस्टेंट ही रहेगा, अपनी उसी शक्ल में रहेगा। तो आपको एक नई लाइन के लिए यहाँ पर BR का टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप BR का टैग इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक लाइन ब्रेक मिल जाएगी और उस BR के बाद जो भी टेक्स्ट होगा वो नई लाइन पे चला जाएगा। स्टिल इट इज अ सिंगल पैराग्राफ, लेकिन उसने BR के टैग के बाद के टेक्स्ट को न्यू लाइन में पुश कर दिया। ठीक है, तो अब ये 2 लाइन्स बन गई है rather than 1.5 लाइन। ठीक है जी। फिर एक चीज है, अगर आप स्पेस देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ वी आर गोइंग टू वर्क, मैं वी आर गोइंग के आगे स्पेस दूं, मैं यहाँ पे 3-4 स्पेसेस दे देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, तो ब्राउजर इसको एक ही स्पेस कंसिडर करेगा। उसके लिए एक ही स्पेस है। अगर आप फोर्सफुली स्पेस यहाँ पे शो करवाना चाहते हो तो ये वाली स्पेस काम नहीं करेगी। उसके लिए आपको स्पेस का एक स्पेसिफिक एंटिटी कोड है जो इस्तेमाल करना पड़ेगा, विच इज एंड डॉलर, मतलब आपका जो एंड साइन है, डॉलर से आगे चलें थोड़ा सा, आपकी कीबोर्ड पे 7 नंबर की होगी एंड, उसके बाद NBSP और सेमीकोलन। जब आप ये देंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक स्पेस आ जाएगी, ये स्पेस आ गई। और अगर आपको मल्टीपल स्पेसेस देनी है तो आपको ये कैरेक्टर मल्टीपल टाइम इस्तेमाल करें। तो अब 4 स्पेसेस आपके पास आ गए स्पेस के अंदर। तो ये 2 चीजें थी मजीद जो कि रहती थी बेसिक के अंदर, वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर HTML attributes के ऊपर आते हैं। तो HTML elements can have attributes. Attributes provide additional information about the element. Attributes are always specified in the start tag. इसके बारे में बता चुका हूँ, हमेशा start tag में आएंगे, नाम आएगा और उसकी वैल्यू आएगी। जैसे href का जो एट्रीब्यूट है वो किस लिए इस्तेमाल होता है कि इसमें किसी और वेबसाइट का URL बताया जाए, यूजर उसमें क्लिक करे दूसरी साइट पे चला। और सारी अदर थिंग।
फिर हमारे पास इमेज का टैग है। इमेज के टैग में सोर्स का एट्रीब्यूट होता है, जहाँ पे आप इमेज अगर तो लोकल डिस्क पे है तो उसका फाइल नेम देते हो और डॉट जेपीजी उसकी एक्सटेंशन देते हो। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो इमेज हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हुआ था। तो ओपन दिस वन, इसको मैं कॉपी करता हूँ वही वाले इमेज को, एंड आई गेट बैक टू डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे मैं इसे प्लेस कर दूँ। ठीक है, अब मैं इसको इस पेज में लिंक करना चाह रहा हूँ। दोबारा देखिएगा, मैंने इमेज को डाउनलोड किया और उसी फोल्डर में रख दिया जहाँ पे मेरा वेब पेज पड़ा, और इसका जो नाम है वो मैं रीनेम कर देता हूँ। इसका नाम कर देता हूँ जी नेचर। और इस इमेज की हम लोग प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इसकी एक्सटेंशन देख लेते हैं, दैट इज डॉट जेपीजी। तो आप चाहते हैं आप अपने इस वेब पेज के अंदर ये वाली इमेज लोड करवा लें, तो सिंपली आपको यहाँ पे आके एक इमेज का टैग लगाना है, उसमें सोर्स का एट्रीब्यूट देना है, और जहां पे ये वेब पेज पड़ा वहीं पे इमेज पड़ी है, तो आपने सिर्फ इमेज का नाम बता देना, नेचर डॉट जेपीजी। ये ऑटोमेटिकली आपकी स्पेसिफिक फाइल को लोड करके पेज पे दिखा देगा। ठीक है जी, मैंने इसके ऊपर कोई बिट कोई चीज नहीं अप्लाई की, तो उसने एग्जैक्टली जो नेचुरल साइज था वो स्टाइल में मुझे दिखा। देन कमिंग बैक, हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, स्टाइल्स हैं, फिर फॉर्मेटिंग, कोटेशंस, कमेंट्स और सीएसएस लिंक्स, इमेजेस का बीकॉन, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। आप जो क्वेश्चन मुझे कमेंट्स में कर रहे हैं कभी कौन कैसे लगाते हैं ये लिखा हुआ है। आपका काम है जी, आपने इसको रीड आउट करना है टिल दिस सेक्शन कॉल्ड आईडी और आईपी, यहाँ तक आपने इसको रीड आउट करना। इसके बाद मतलब आपको रीड करने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं जो कवर करूंगा इस एचटीएमएल के पोर्शन में, आई विल कंप्लीट इट टिल दिस आई फ्रेम। ठीक है, ये पोर्शन, ये आगे का पोर्शन है। हमें बेसिक जो एचटीएमएल अभी सीखी है उसमें इसकी जरूरत नहीं है, और ना ही फ्रीलांसिंग के लिए मैं कहूँगा कि इसकी बहुत अशद हमें जरूरत है। हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि हम लोग इस काबिल हो जाएं कि हम लोग वेब डेवलपमेंट के थ्रू अपना ऑनलाइन अर्निंग का जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकें। ठीक है, उसमें अगर मैं आपको हर चीज कवर करवाने बैठ जाऊंगा तो खाली एचटीएमएल सीएसएस ही 3 माह ले जाएगा। तो मुझे जो स्पेसिफिक नीडेड पोर्शन है मैं उनको कवर करवा रहा हूँ, और दूसरी तरफ से ये चाह रहा हूँ कि आप लोग ऑनलाइन की तरफ आ जाएं, ताकि ऑनलाइन काम कैसे मिलता है, काम लेना कैसे, काम देना कैसे, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस कर सकें और हमें ये पता हो। गॉट इट? यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ही और शी कैन आस्क। So this was the part for today. Not going forward with this because the new जो joiners हैं उनके लिए ये ज़्यादा हो जाएगा। Opening the comments part question, then you can raise your hand and I will answer the questions one by one. जस्ट मीनिंगफुल क्वेश्चन कीजिएगा। सजेशन है कोई तो मुझे प्राइवेट में मैसेज कर सकते हैं आप प्लीज। दूसरों को टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। और जब तक इस टॉपिक जो हमने कवर किए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। अगर अगले आने वाले टॉपिक्स में से क्वेश्चन है तो प्लीज वेट फॉर दैट, वो वहां पे आपको मैं बता दूंगा। जो मेरा मकसद है वो आप लोगों को जल्द से जल्द वर्डप्रेस पे लेके जाना है। ठीक है, वो आप 4 दिन में चले जाएं या 4 हफ्ते में चले जाएं, डिपेंड आप पे करता है। आई कैन मेक इट क्विक स्पीडी वे एंड आई कैन मेक इट अ वेरी टर्टल वे, जिसमें आप लोगों के लिए चीजें बहुत स्लो हो जाएंगी। इट्स अप टू यू। नो, अगर आप ब्राउजर के अंदर से किसी वेबसाइट में चेंज करते हो, जैसे अभी हमने चेंज किया, मैं यहाँ पे चेंज करके आपको दिखाता हूँ। मैं सिंपली इस का जो बॉडी का टैग है ये, इसको डिलीट कर देता हूँ, पूरी वेबसाइट खत्म हो गई। लेकिन ये सिर्फ आपके लिए खत्म हुई है आपके ब्राउजर में। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे आप सारी साइट एज इट इज इंटैक्ट रहेगी। अगर इस तरह हो तो आपका तो बिजनेस ही ठप हो जाए ना, कोई भी आके आपकी साइट को ब्राउजर से डिलीट कर दे और आपकी साइट बंद हो जाए। मैंने उस पेज का नाम रखा जी वेब पेज। नॉर्मली पहली फाइल का नाम इंडेक्स होता है, तो वी हैव रिटन इट एज वेब पेज। अतीकुर रहमान, अप टू यू इफ यू नीड दैट। मैं सजेस्ट नहीं करता क्योंकि हमने सारा कुछ कोड से ही करना है, तो आपकी मर्जी, आप लेना चाहते तो ले सकते हो। जी एहसन सलाम, क्या क्वेश्चन आपका? जी सर, मैंने ये पूछना था कि अभी मैं HTML के बारे में पहले भी क्लासेस वगैरह ले रहा था। आजकल मैं CSS के बारे में भी ले रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ चीजें, और अंडरस्टैंड भी कर रहा हूँ। कुछ वीडियोस यूट्यूब से आपसे भी सीख रहा हूँ चीजें। लेकिन मुझे ना एक चीज में बड़ी कंफ्यूजन आ रही है कि मतलब मुझे ये चीजें तो समझ आ रही हैं, लेकिन देखें वेब डेवलपमेंट के अंदर
एक एस्थेटिक सेंस भी होती है बंदे की, ये जिस तरह से ये कलर्स यूज हुए हैं, जो डिजाइन लेआउट यूज हुआ है। तो अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो वाली एस्थेटिक सेंस शायद नहीं है कि मैं एक प्रॉपरली बहुत ही बेहतरीन डिजाइनर हूँ, मतलब शुरू से, बचपन से। तो मुझे तो नहीं पता कि मैं वो, अगर कोई क्लाइंट मुझे काम दे रहा है तो मैं किस तरह से वो डिजाइन करूंगा, वो चीज कैसे बनाऊंगा, मेरे जहन में इस वक्त तो खाली है। आपका तो जैसे एक्सपीरियंस है, आपको कोई बंदा बताएगा तो आप तो फौरी वेबसाइट, लेकिन मैं तो न्यू हूँ, तो न्यूली मुझे कोई बंदा काम क्यों देगा। और दूसरी चीज ये मैंने पूछनी थी कि अभी HTML CSS ये वाली चीजें, इनके अगर हम बेसिक सिंटैक्स और इस तरह की चीजें अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमने राइट करना कैसे है कोड को, तो हम लिख तो सकते हैं। और गूगल की मदद लेके, W3 स्कूल्स की मदद से हम कोई भी जो है एलिमेंट है, टैग है, उसको देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हैं। तो हम काम तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पर हमारे पास काम आएगा कैसे ऑनलाइन? जब हम फ्रीलांस मार्केट में जाएंगे तो वो मतलब हमें क्यों काम देंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई प्रीवियस जी जी, एक्सपीरियंस मैं भी उधर नहीं ही है और आ हम रहा हूँ, शो भी नहीं कर सकते। मैं उधर ही आ रहा हूँ। आपके दोनों जी क्वेश्चंस फ्रीलांस के ऊपर एक्चुअली। जी पहला क्वेश्चन आपका फ्रीलांस के ऊपर इस तरह से है कि हम लोग मतलब बिगिनर हैं बेसिकली, और हमें कोई काम क्यों देगा, ये एग्जैक्टली हमारे लिए चैलेंज है। इसी को मिटिगेट करने के लिए हमने ट्रेनिंग्स की तरफ हम लोग आए हैं। ठीक है। और ये मतलब बेसिकली आपका सेकंड क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन आपका जो था वो डिजाइन सेंस के ऊपर था कि मैं अभी बना नहीं सकता, तो वाई मी। ठीक है। जी बिल्कुल। स्किल स्किल के हवाले से तो मैं अपनी बात करता हूँ, 8 साल के बाद मैं भी कहता हूँ मैं भी नहीं बना सकता। हम्म आपको लगता है ना, अगर मेरे को मुझे बनाना आता है, मेरी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि मैं बना जाता हूँ। और रह गई बात डिजाइन की, एस्थेटिक सेंस की, वो मेरे अंदर नहीं है। तो मुझे मेरा क्लाइंट डिजाइन्स देता है, वो मुझे डिजाइन्स शेयर करता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जी भाई, मैं ही हूँ, मेरी इवेंट है, मुझे पूछ रहे हैं, आप ही हैं। नहीं जी, मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम आई थिंक। सॉरी पापा। ओके, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली whether I will get that file, but I want to search ताकि आपका एक क्वेश्चन टोटली क्लियर हो जाए। ये मैं क्यों इस पे जोर दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का ये मसला है, they think they cannot do it। ठीक है। सो वो रूल्स हैं, वेब डेवलपमेंट के रूल्स हैं। आप सारा कुछ खुद नहीं कर सकते, आप सब कुछ खुद अकेले नहीं है। ठीक है। और आपने सिर्फ बताना है कि आपको अपना रोल कंप्लीटली उस पे काम करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। सो आपकी नीड को पूरा करने के लिए कोई दूसरा बंदा वहां पे अवेलेबल होगा जो आपको वो चीज प्रोवाइड करेगा। तो आप एज ए फ्रंट एंड डेवलपर काम कर सकते हो, एज अ वेबसाइट डिजाइनर काम कर सकते हो। फ्रंट एंड डेवलपर का नॉर्मली काम क्या होता है कि उसने उस स्पेसिफिक डिजाइन को कन्वर्ट करना होता है फ्रंट एंड के कोड में। अगर आपकी स्टैटिक सेंस नहीं है तो आपको आपको स्टैटिक सेंस इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है वहां पे। ओके। बात समझ आ बट रही है? सर
बट सर क्वेश्चन इज कि मतलब लाइक मैंने भी अपना प्रोफाइल बना लिया, मैंने कहा कि मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूं और मैं मतलब आपके लिए फ्रंट एंड डिजाइन कर सकता हूं, सारी चीजें बना सकता हूं, तो मुझे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह आती हैं। अब वहीं पे आपका प्रोफाइल भी मौजूद है उसी आप वर्क पे, फाइवर पे हाँ या हाँ जितने भी ऑनलाइन हाँ, ये तो बात है। प्लेटफॉर्म से, और कोई बंदा मेरे पास क्यों आएगा, आपके पास क्यों नहीं जाएगा, उसको एक एक्सपीरियंस उसकी बंदा मिल रहा है। उसकी हाँ, उसका एक सिंपल सा आंसर है। उसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में है, आपके मेरे हाथ में जी नहीं है। जी जी बात समझ आ रही है? जी अगर ये जी तकसीम मेरे पास होती ना, तो मैं शायद अपने अलावा किसी और के लिए कुछ चीज छोड़ता ही ना। जी ठीक बिल्कुल। ठीक है, तो यकीन कामिल रखें उस देने वाली जात के ऊपर जो राज़िक और खालिक है। तो आप अगर बैठे में हैं, आपकी नीयत को देखा जाएगा और आपको अता कर दिया जाएगा। ये ओके। उसका और सर फिर उसने आप खिला के इसमें भी बताना है, वो हमें आपके थोड़ा सा गाइड आपको काम मिल गाइड जाएगा। करेंगे, आप वर्क फाइवर के अकाउंट्स वगैरह बनाने में भी हमें गाइड करेंगे कि आपने किस तरह यार से बनाने हैं और किस डेफिनेटली तरह वो से। एक पूरा पोर्शन है, वो एक पूरा ओके पोर्शन है। ओके ओके बिकॉज इशू ये एकदम। है कि जब हम लोग यहाँ पे आके लॉन्च करते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक एक्सपीरियंस बंदा है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसने गिग लॉन्च किया, पूरा महीना काम नहीं आया। एक बच्चा है जो हम्म जो जो बेचारा पासिंग मार्क्स के साथ निकला यूनिवर्सिटी से, ट्रेनिंग में भी बैठा था, उसने गिग बनाई है, उसको साथ ही काम आ गया। उसको ये नहीं हम्म। पता काम कंप्लीट कैसे होगा। ओके ठीक है, तो उसी चीज को मैनेज करने के लिए हमने ये ट्रेनिंग रखी हुई है कि कैसे चलना, किस तरीके से ये रिस्क मिटिगेट किए जा सकते हैं, किस तरह से आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हो। उस पर डिफरेंट मॉडल है, एज ए इंडिविजुअल भी, एज एन एजेंसी भी। तो उनको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बेस पता होनी चाहिए कि क्लाइंट ने अगर आपको क्वेश्चन या मैसेज किया, तो आप उस मैसेज को समझ कैसे सकते हो। होता क्या है कि बहुत सारे लोग, या इवन मेरी भी स्ट्रेटेजी ये थी कि पहले ही वीक में वी मेक फाइवर प्रोफाइल्स एंड लेट स्टूडेंट्स नो कि कैसे गिग बनानी है, और वो लॉन्च कर देते हैं। उसके बाद जो पहली प्रॉब्लम ये आती है कि वी सी आवर इनबॉक्स, देयर आर मैसेजेस, वो क्लाइंट का स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज देते हैं। पहले देखें क्लाइंट क्या कह रहा है। बेटा ये आपने देखना है कि क्लाइंट क्या कह रहा है। आपका क्लाइंट है, आपने देखना है, आपके लिए काम है। आप कहीं बिल्कुल फंस गए हो, धंस गए हो, आप वहां से नहीं निकल पा रहे, तो वहां पे हमारा पार्ट आता है, पोर्शन आता है कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे कर लो तो यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमने आपको गाइड करना है, हमने आपके लिए काम नहीं करना। ये पहली चीज है जो मैं क्लियर कर दूं, कि बहुत सारे मतलब हर बैच में ये मसला आता है। बच्चों को बताने के बावजूद वो ऐसे ही करते हैं, स्क्रीनशॉट उठाते हैं, इनबॉक्स भेज देते हैं, सर ये देखें क्लाइंट क्या कह रहा है, रात के 3 बजे में है, आप सारा दिन थक टूट के काम करके सोए हैं 2 बजे, आपकी आंख लगी है, आपको मैसेज या कॉल आ गया, कैसे होगा। और वो बड़ी बेसिक सी चीज है, वो लेक्चर में 26 दफा बताई जा चुकी है कि ये चीज ऐसे है, इसका ये आंसर होना है, फिर भी वो मसला आता है। तो ये चीजें आपने सीखनी है, उनको सिखाने के लिए यहाँ से बेस से स्टार्ट किए कि थोड़ी सी चीजों आपको पता चल जाए, फिर आपकी लॉन्चिंग करवाते हैं, ताकि जब आपको क्वेरी आए तब उसको आंसर करने के काबिल हो। ना कि आप स्क्रीनशॉट्स की अदल बदल करते रहें, और उसके बाद क्या होता है कि स्क्रीनशॉट, अब मेरे साथ पिछले बैच में क्या हुआ है, एक बच्ची ने बताई, उसको क्लाइंट की क्यूरी आ गई, लिटरली रात का 1 बजा हुआ था, एंड शी कॉल्ड मी एट मैसेंजर। मेरे नसीब माड़े, मैंने कॉल सुन ली, मैं जी बताएं क्या मसला, ये हो गया। अब रात 1 से लेकर 3 बजे तक मैं आधा नींद में, और उसको मैं गाइड कर रहा हूँ कि ये कैसे, उसका रिजल्ट ये निकला कि $700 का ऑर्डर मिल गया बच्ची। ठीक है, अब जहां सी वो उसने कम्युनिकेशन में डेविएशन की है, जहां से उसने डेविएट किया है, वहां पे मिस्टेक हो गई। उसने डिलीवरी टाइम उसके साथ कम्युनिकेट नहीं किया, सिर्फ ऑर्डर दे दिया। अब मुझे नजर आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम भी 10 दिन चाहिए, और उसने 2 दिन की डिलीवरी के अंदर ऑर्डर एक्सेप्ट कर ली, और फाइवर का $700 का ऑर्डर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कोई क्या कर सकता है? तो दिस इज द पार्ट वेयर प्रॉब्लम अराइज। और कभी भी ये गलत गलत फहमी है, खाम ख्याली है, कि मैं कहूँ कि जो फ्रेश बच्चा उठ के वो आएगा और वो करोड़ों डॉलर्स करोड़ों रुपए कमाना शुरू कर देगा, अनलेस के बहुत ही ज्यादा लकी है कि उसके माथे पे आप सलाई रगड़े और वो सोने की हो जाए। बहुत ही कुकर्मा वाला है, किसी घर में पैदा हो गया तो लहर पैरे हो गई है, इस तरह के लोग उठते हैं। लेकिन अब कहते हैं अपनी काबिलियत से आप उस जगह पे पहुंच जाए तो टफ है। तो यू नीड बेटर हैंड्स अलाउ, कि यार करने वाले हाथ साथ हों। अगर मुझसे पांच लेकिन सौ सर डॉलर आया इनिशियली तो इनिशियली उसको कम से कम इतना बांट तो के हो कैसे सकता करूं? या है कि डेफिनेटली, बंदे का सिस्टम चल जाए।
थोड़ा सा यप खाने पीने यप 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 मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिसमें आपका सिस्टम लॉन्ग टर्म इंशाल्लाह चल सकता है। ओके। ठीक है, सिंगल स्टार्ट में बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि इतना सूटेबल राइट नाउ नहीं है, तो विल टॉक ऑन दैट। तो पहली बात जो है, हमें क्यों चूज किया जाए, हमारी स्किल नहीं है। अब दूसरे पार्ट को आपने फोर्सफुली कर दिया, मैं उसकी तरफ आ रहा था कि पहले एक तो स्किल नहीं है, स्किल किसी के पास भी नहीं होती, हर रोल की जरूरत होती है और हर बंदे ने, मतलब किसी ने आपके पास आना है, क्यों आना है, अल्लाह ताला ने आपके लिए रिस्क का दरवाजा खोलना है, किसी ने कोई प्रॉब्लम लेके आपके पास आना है और आपने वो सॉल्व करनी है और आपको पैसे मिलने हैं, इस पे यकीन रखना। जी। दूसरा पार्ट ये है कि मैं नहीं कर सकता तो आपकी जगह कोई और कर सकता है, उस पार्ट को कैसे मैनेज करना है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तीसरा, प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, प्रोफाइल्स बहुत सारे लोगों की हैं, और तो ये मोबाइल मार्केट में या किसी और जगह पे आप जाते हो, प्लाजा से ब्रांड्स पे चीजें बाय करने जाते हो, हर ब्रांड पे रेडीमेड गारमेंट्स अवेलेबल है। आप एक ब्रांड पे जाते हो, 36 चीजें देखते हो, 3 पसंद आती हैं, आर्टिकल, अगले ब्रांड पे जाते हो, आप पिछले को भूल जाते हो और आपको वो पसंद आ जाती है। अब बाय करने लगते हो, आपको साइज नहीं मिलता, आप उसे कहते हो यार चेक करो दूसरी लोकेशन पे, हर जगह पता कर लिए, साइज नहीं मिल रहा। देन यू कम टू द पॉइंट, नहीं यार पीछे वाला चलो वही ले लेते हैं, लेट्स सेव द टाइम एंड मनी, आप इसे ब्रांड पे चीज उठाई आ गए। सो ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगी जो चीज आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, सो उन प्रोफाइल्स चाहे वो जितनी बड़ी चमकती हैं, जितनी बड़ी बड़ी हैं, ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे। हाँ, वर्ड ऑफ माउथ एग्जिस्ट करता है, ब्रांड शाइनिंग एग्जिस्ट करती है, उसके रिव्यूज मैटर करते हैं, इसी के ऊपर हमने एफर्ट करते हैं। हमारा जोर शुरू का लगना ही यहाँ पे है कि हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ फ्रॉम स्क्रैच। उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, 6 7 8 महीने बड़े औखे होते हैं। जो ये सर्वाइव कर जाता है, देन ही कैन सर्वाइव विद, लाइक अभी अगर मैं सिंपल सी बात करता हूँ, आई वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ मैकबुक इन इन द मॉर्निंग, तो मैं सोच रहा था यार मैकबुक, तो मेरा विंडो के सिस्टम नहीं चल रहा, मैकबुक लेनी है, और मैं ऑनलाइन प्राइसेस देख देख के परेशान हो रहा था, बिकॉज अभी M2 विद लाइक 8 GB अगर हम बेसिक देखते हैं तो वो कितने से स्टार्ट हो रही है जी, तकरीबन मेरा ख्याल है कि $1399, इतना मुझे पता है। पाकिस्तानी देखे तो वो तकरीबन 4 लाख बन जाता है। ठीक है, और जो कॉन्फ़िगरेशन में देख रहा था वो 5 साढ़े 5 लाख के अंदर थी, मैं परेशान था यार, 5 साढ़े 5 लाख रुपए एक टाइम पे लगाना है, इससे कम में आती भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है और वैसा भी नहीं है। लेकिन जब मैंने डॉलर्स को चेक किया तो डॉलर में तो प्राइस सेम है। ठीक है, सो करंट हालात के, जो मुल्क की हालात हैं उसमें अगर आप डॉलर्स में अर्न करते हो तो आप तकरीबन उसी जगह पे जा रहे हो। जो बंदा इस टाइम रुपीज में कमा रहा है ना, वो परेशान है एक्चुअली, जिसकी रुपीज में ट्रांजेक्शन हो रही है वो परेशान है, जिसकी डॉलर्स में हो रही है वो नहीं है। सो ये 6 8 महीने अगर आप तंगी से गुजार लेते हो और कुछ कर जाते हो, तो आई थिंक इट्स अ पीस फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। यानी अगर आप $1300 भी कमा लो महीने का, तो अच्छे खासे पैसे हैं भाई। और फ्रीलांसिंग में 1500 2000 एवरेज है, उसके लिए जो काम करने वाला है, उसके लिए नहीं जिसने बिलियां कहा, जिसको किया कराया चाहिए उसके लिए नहीं, जिसने करना है उसके लिए। बात समझ आ गई? तो वो एफर्ट्स सो करोगे तो इंशाल्लाह। 1500 $2000 कमाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, मतलब मंथली, गुड इन अ गुड वीक? क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। $1500 शुरू में तो कमाया जा नहीं सकता। शुरू में आप मैक्सिमम कमा सकते हो 300 400, तो बड़ा ही किसी के अच्छे हैं तो वो 1.5 2 लाख 2.5 लाख पे, 3 लाख पे पहुंच जाएगा आपको, $600 700 पे। लेकिन $1500 की एवरेज बनेगी आपकी जाके, अगर आप सही काम करना शुरू करते हो तो 3 से 4 माह बाद। और फिर इसके ऊपर आपकी मर्जी है, ऊपर जाना चाहते हो और सुस्ती करोगे, नेग्लिजेंस करोगे, गलत डिलीवरीज दोगे, देन यू विल कम डाउन। ठीक है, तो उस ओके। सारे के ऊपर में बात करनी है कि वो क्या, कहाँ, कैसे पॉसिबल है, किस किस तरह से होता है, क्या क्या तरीके कार है। ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ऐसा नहीं हो सकता आप थी पहले लेक्चर के अंदर आपको चीज तो आप जाए वो हिट कर दे और फौरन आपके पास आ गए, इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, मुझे, मैं भी समझता हूँ, भी मैं पिछले 8 साल अपने देखता हूँ लाइफ के, मैं कहता हूँ यार अगर ऐसे 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 होता तो शायद इतनी जल्दी मैं ये कर जाता। फिर मैं समझता हूँ कि नहीं यार, वो सारी ऑब्स्टेकल्स जो मैंने क्लियर करनी थी, वो लर्निंग नहीं लेनी थी, तो यहाँ तक पहुंचना ही नहीं था। सर जब क्योंकि, आपने स्टार्ट किया था तो कितनी देर में आपने कमाना शुरू कर लिया था? गुड क्वेश्चन, मैंने जब फ्रीलांस स्टार्ट किया था तो
It took me 2 months to get my first project. वो 2 माह में मैं, उससे पहले मुझे 1.5 साल का एक्सपीरियंस था काम का, और उस 2 माह में मैं अप्लाई करता रहा, and one day I was very sad. I was literally sitting with somebody called, there is a master trainer in Irozgar, Ali Kamran, I think वो इसकी हम प्रोफाइल आ रही हो, आपको दिखाता हूँ. What advice did I get from that boy? Yeah, this one. Non-tech wing में is empty. So we used to sit over the same table back in 2015. तो मैं बड़ा परेशान एक दिन बैठा हुआ कैफेटेरिया में हम लोग बैठे हुए, तो मुझे अली भाई कहते हैं, यार क्या हुआ है, परेशान है. मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही. क्या समझ नहीं आ रही? मैंने कहा मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एंड आई सेंड many proposals. कितने प्रपोजल भेजा? मैंने कहा मैं 46 प्रपोजल भेज दिए, मुझे रिप्लाई नहीं आया. एंड ही सेड बस. तो फिर कहता यार तूने अगर कुछ 200-250 प्रपोजल भेजा है और तुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर तो मुझे समझ में आता है कि तेरा परेशान होना बनता है. जब तूने कुछ किया ही नहीं तो तू परेशान क्यों है? एंड दैट वाज द वे फॉर मी. मुझे समझ आई कि हाँ ये बंदा ठीक कह रहा है. एंड विद दैट मोटिवेशन आई स्टार्टेड टू सेंड प्रपोजल कि मुझे प्रपोजल अच्छे से अच्छा भेजना है, इसका रिस्पॉन्स आएगा, आई विल सी मुझे किसके साथ काम करना है. एंड सेकंड डे आई won my first project that was of 20 pounds on PPH, and after that I won another project which made around 1,70,000 at that time in pounds में था तो पाकिस्तानी 1,70,000 बनता था. And I think I worked over that in Ramadan. डे टाइम में मेरी जॉब होती थी, नाइट टाइम में मैं फ्रीलांस पे काम करता था, and it was very tough because I was already living out of city, out of home. तो वो सारा कुछ पूरा करना मुश्किल था, but it eventually came in. तो रास्ते में चलते चलते बड़ी सारी चीजें आपको अच्छी मिलती हैं, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो रास्ता आसान कर देते हैं, एंड वी हैव ऑल दैट लर्निंग एंड वी आर कमिंग टू यू गाइस कि यार चलो कुछ कर लो. और ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ऑब्वियसली वी आर गेटिंग पेड फॉर दैट, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए एक ये भी सुकून है. हम समझते हैं कि अगर 200 बच्चा आगे बैठा है तो इसका मतलब 200 खानदान आगे बैठा हुआ है, और 200 खानदान में से अगर 10 भी चल जाते हैं तो इट्स अ विन विन. अल्टीमेटली एज अ स्टैटिस्टिक्स इट्स नॉट अ विन विन, बट अगर मुझसे 10 लोग भी चल जाते हैं तो यार अगर मैं नौकरी कर रहा था तो मैं अकेले ही चल रहा था ना. अभी अगर मुझसे 10 लोग चल गए इसका मतलब 10 घर चल गए, तो वी थिंक ऑफ इट एज अ विन विन एज वेल. तो वो बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप पे अपने नसीब है. आई हैव मेनी स्टोरीज लाइक दैट, many guys who are working like that, many guys who have built their own companies जिनके पास अपना 50-50 का स्टाफ है, और मेरी अपनी टीम 10 लोगों की है, उनकी 50 की टीम है. सो नसीब की बात है. या मेरे पास तुम हो इज अ गुड कैरेक्टर. स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करो और परसों पता लगे तुम लोग गोलियां ढूंढ रहे हो, हाउ टू एंड माई लाइफ गूगल पे सर्च कर रहे हो. ये ना करना, वो ड्रामा था यार. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, वेरी फर्स्ट डे नहीं मिल सकते. you have to you have to earn your piece of bread with sweat, and eventually it will come in. लेकिन ये है कि आपको साथ साथ अपने आप को ट्रेन करना है, और उस ट्रेनिंग के लिए मैं आपको साथ साथ एक्सरसाइजेस दूंगा, चीजें दूंगा, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ. अगर मुझे आपको सिर्फ थ्योरेटिकल में रखना होता तो मैं आज ही या HTML का सेक्शन खोलता, आपको 4 चीजें बताता और बंद कर देता कि लो जी हमारी पहले ही क्लास हो गई है. एंड वी हैव दैट वे ऑफ ट्रेनिंग एज वेल, we have that content as well, but I think it should be in the best interest of the trainees कि उसको practically हम लोग implement करें. I think Fiverr is, both are best यार, both are best in their own ways. Fiverr भी बहुत बेस्ट है अगर आप उसको तरीके से इस्तेमाल करते हैं. Upwork भी बेस्ट है, बिकॉज आप लोगों का ना जर्नी नहीं वो हुआ, तो जर्नी के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको काफी सारी चीजें खुलेंगी. दूर के डोल सुहाने भी हैं इसमें, और दूर से देखते देखते आप नहीं पहुंच पाए, डर भी बड़ा लगता है, डिप्रेशन भी बड़ा आता है इसमें समटाइम्स, लेकिन उसको कैसे ओवरकम करना है उन पे इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे. ठीक हो गया जी. सॉरी क्वेश्चन का आंसर बड़ा लंबा हो गया. आई विल टेक 2 more questions and I will end this lecture because I have to join a meeting in next 5 minutes maximum. जी जरियाब खान.
अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ये पूछना था कि समटाइम्स हम वेबसाइट जैसे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास इंटरनेट के इश्यूज होते हैं, तो अक्सर ये आता है 404 नॉट फाउंड, या वो वो हमें तो किसी और एरर। जगह रिडायरेक्ट कर जाता है। तो सर फिर वो हम एट्रीब्यूट्स के अंदर करते हैं कि अगर हमारी ये चीज नो 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 अपलोड ना नो हो, नो या हम इमेज नो लिखेंगे? नो 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 404 का मतलब है वो रिसोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। लाइक आपने गलत यूआरएल को हिट कर लिया है। 404 का अच्छा, लेट्स मतलब ये सपोज। है कि मैंने एक इमेज जैसे अभी खोली और वो वेबसाइट पे एग्जैक्टली डेस्क पे कहीं पे कंप्यूटर पे पड़ी नहीं थी, तो उसको सिस्टम को नहीं मिली और उसने 404 का बता दिया एरर के भाई नॉट फाउंड, यहाँ पे पड़ा ही नहीं है जो तुम ढूंढ रहे हो। रीडायरेक्ट का मतलब ये है कि मैंने खुद इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि यूजर अगर इस पेज पे या इस लिंक पे आता है तो उसको रीडायरेक्ट करके दूसरे लिंक पे ले जाओ। वो इंटेंशनली मैंने खुद किया हुआ। तो सर वो हम उसके लिए कहाँ से ऐड करते हैं, एट्रीब्यूट्स में? उसके लिए htxs की एक फाइल होती है रूट पे। htxs लाइक वर्डप्रेस के अंदर भी एक htxs होती है। इफ वी कम टू दिस पॉइंट, ये यहाँ पर रीडायरेक्शन लगी हुई है। यहाँ पे रूल लिखा हुआ है कोई भी यूजर अगर इस फाइल को करता है, फाइल नेम या डायरेक्टरी में आता है तो उसको उठा के यहाँ पे ले जाओ। सो दिस इज अ रीडायरेक्शन htxs, जो कि एग्जैक्टली आपके पास यहाँ पे कोड में नहीं आएगी। ये रिक्वेस्ट लेवल पे अपाची में फाइल इस्तेमाल होती है। डायरेक्ट पीएचपी में, हाँ पीएचपी कोड से भी आप रिडायरेक्शन करा सकते हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन मीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर ये भी होता है जैसे अब यहाँ हमने H1 से H6 तक की हेडिंग्स देखी, इज इट सेम लाइक वी आर यूजिंग इन MS वर्ड की हमारी हेडिंग, सब हेडिंग एंड इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट है, और इट इज जस्ट यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट? एंड इफ वी आर जस्ट यूजिंग द फॉन्ट साइज, इज देयर एनी ऐप और एनी बिल्ट इन फंक्शन है जिससे हम अपनी वर्ड स्टाइलिंग या हम अपनी फॉर्मेटिंग सीएसएस चेंज कर सकें? सीएसएस सीएसएस एचटीएमएल के बाद सीएसएस वो CSS। डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर देगी। आपके ब्राउजर का जो स्पेसिफिक ब्राउजर का एक फॉन्ट साइज होता है जो सेटिंग्स में आप चेंज कर सकते हो, वो आपका बेसिक हेडिंग का साइज भी होता है। ठीक है, तो नॉर्मली H1 जो है वो मतलब कई ब्राउजर्स पे वो 62 आ रही होती है, कहीं पे 48 आ रही होती है, कहीं पे 32 आ रही होती है। डिफॉल्ट साइज अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसके अंदर, हम कहाँ से देख सकते हैं कि H2 का साइज क्या है। तो यहाँ पे कंप्यूटेड का सेक्शन है, इसमें अगर आप आओगे यहाँ पे फॉन्ट साइज आ रहा है 24 पिक्सल्स, और H1 का पॉसिबली इससे डबल हो सकता है। अगर हम इसको H1 करते हैं तो मे बी इट गेट्स डबल्ड या 32 पे आ गया। ठीक है, तो आप इस फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली प्रॉपर्टी लिख दूंगा तो भाई इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, इसका 10 पिक्सल्स कर दो तो वो H1 को 10 पिक्सल कर देगा। सो इट्स ऑल इन आवर हैंड्स, हमें पता होना चाहिए हमने चेंज कहाँ और कैसे करना है। कह रहा है और सर जैसे अब हम फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे काम करते हैं, लेट सपोज मुझे गूगल का एक फॉर्मेट पसंद आता है और मैं उसको अपने मुताबिक मोल्ड कर देती हूँ, तो सर फिर हाँ, उसके अंदर वो जो हैकिंग और उसके चांसेस होते हैं, जैसे आप कह रहे थे कि वो छोड़ दे, भी नहीं डेटा आएगा चेंज कर देते हैं फिर? वो चीज नहीं आएगी, वो भी नहीं आएगी, उसको छोड़ दे, इग्नोर कर दे। बहुत आगे की बात कर रही है ठीक होगा, वो, इस थैंक यू पॉइंट सर। नहीं है। ओके, थैंक यू। सादिया सत्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं एक्चुअली थोड़ा सा परेशान सा सवाल करूंगी मैं, क्योंकि बिल्कुल नॉन। आपकी आवाज कट गई सादिया। तो अभी तक आप जो ये बात कर रहे हैं मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे 5% मैं इसको डाइजेस्ट कर पा रही हूँ। तो आप थोड़ा सा प्लीज मुझे इस पे गाइड करें कि मैं क्या मेरी ये फीलिंग नॉर्मल है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा? क्वाइट नॉर्मल। क्योंकि जब डिग्री करके आप लोग बाहर निकलते हैं ना, जॉब के पहले दिन जब बच्चे इंटर्नशिप पे जाते हैं तो उनको सिर्फ ये बताया जाता है गूगल कैसे करना है। ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सीएस की डिग्री हम्म, की होती है। हम्म, ठीक है, अच्छा। इफ यू डिडंट डू दैट डिग्री और आप फिर भी आके 5% समझ रही हैं तो इट्स अ विन विन। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आ जाएगा। आपको सिर्फ अपने लिए एक स्पेसिफिक नीश और टाइम ढूंढनी है। ठीक है, कितना टाइम देना चाहिए, आप कुछ I सजेस्ट कर सकते think हैं? I think I think you should give around 4 to 5 hours daily, and 4 to 5 hours? within like 1.5 months you will be good with it. Okay, okay. Thank you, thank you. Okay. Okay. Thank you. Hassan Abdullah, just one more question. I'm gonna end this. And Hassan, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था, रमजान के बाद भी टाइमिंग तकरीबन 11:30 तक की है सर?
Buddy, there is an issue. Issue is that the timing is from 10 to 11:30 for the lecture. हाँ But if सुनिए there नहीं is, वो कोई प्रॉब्लम है, मैं जैसे हाँ कंफर्म कर रहा था क्योंकि वहाँ पोस्ट क्या होता है कि टाइमिंग जो है ना वो है तकरीबन 10 से 12 की, इसलिए मैं पूछ हाँ, मैं रहा आपको था। बताता हूँ लेक्चर का जो टाइम है दैट इज अराउंड 1 hour 30 minutes, जिसमें it's up to us how we break it down for our trainees. When we see like after 1 hour 15 minutes class हो गई है, we try to wrap it up. ठीक है, so there will be times जहाँ पे time increase करेगा, decrease करेगा. But personally, I have some other engagement on the stand because both these started together. Like I was ठीक है, not giving over lectures. I'm frankly just saying it. I was not giving lectures for the past 2 months. पिछले batch में I was kind of not actively working. So I was engaged in another thing. तो उसी time में I just got a notification that this thing is gonna start. So I'm trying to manage both the times. Find a silver lining जहाँ पे ये दोनों parallelly चले. वैसे टाइमिंग आपकी 10 से 12 की है. जो लेक्चर टाइम है वो 1 घंटा 30 मिनट का है. उसके बाद भी ट्रेनर पढ़ाता है तो वो उसके ऊपर है. 1 घंटा 30 मिनट के बाद वो कितना आगे जाता है. अगर वो 1 घंटा 15 मिनट पे लेक्चर एंड करता है देन 15 minutes आर फॉर Q&A. तो ठीक मैं नॉर्मली अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जितना डाइजेस्ट हो सकता है उतना देखता हूँ वो कितनी देर में हो जाता है. एग्जैक्टली क्योंकि हमारे साथ बेसिक्स के भी लोग चल रहे हैं, हम तो मिड लेवल के हैं हाँ जी. सो ये इशू है. टाइम इज लेकिन लाइक अराउंड 12. लेकिन सर मैं एक चीज यहाँ पे आपसे और चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने आज बताया कि HTML का इतना पोर्शन है भाई, आप ये कल तक इसको गो थ्रू कर लें और इसके बाद जो ना हमारा ये होगा, तो सर वो एक आप कह रहे थे ना, मैं एक्सेल की एक फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर वो सिर्फ वहां पड़ी हुई होगी, हमें पता हुआ आज हमने यहाँ तक HTML तक कर लिया, फिर आज उसके बाद CSS का इतना करना है, फिर जिन्होंने HTML किया हुआ है, CSS किया हुआ है, फर्दर वो आगे के लिए प्रिपेयर कर लें. और गुड सजेशन. और ठीक है. अब आई एम वर्किंग ऑन समथिंग. ईद के दिनों में मुझे सर ज्यादा अगर आप टाइम मिल. कहेंगे तो मैं आपके साथ फाइल शेयर कर दूंगा सर, इस मेरे पास वो जो होती है ठीक ना है अब्दुल्ला, टास्क. दैट्स अ बिग हेल्प. और मुझे आपने अच्छा किया है कि ये क्लू दे दिया है बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन समथिंग जिससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी और हमारा Q&A जरा बेहतर हो जाएगा. तो उसमें मैं ये भी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी ऐड कर दूंगा कि जहाँ पे आप लोगों के जो टॉपिक्स कवर्ड ऑन डेली बेसिस है वो वहाँ पे मेंशन हो जाएंगे. ठीक है सर, थैंक यू सर. एक्सेल की जरूरत हमें ना ही पड़े तो वहाँ एक जगह एंटर करें और यहाँ पे सारे उसको देख लें. तो जी सर. वो भी मैं ऐड कर दूंगा. शुक्रिया फॉर दैट सजेशन. ओके थैंक यू सर. गाइस. ओके. सुनैन शफकत, आपका आई थिंक क्वेश्चन हो चुका कि नहीं? नहीं सर, मेरा जी बोले. सर मेरा क्वेश्चन भी रहता है जी बोले. सर. मेरा क्वेश्चन कम्युनिकेशन से रेलिवेंट है. जब सर हम सब कुछ इंशाल्लाह ताला हम कर रहे हैं, कुछ समझ भी आ रहा है वक्त के साथ साथ से बड़ी प्रॉब्लम आ रही लैक ऑफ कम्युनिकेशन. मी जैसे कि मैं एक अच्छा कम्युनिकेट तो अपवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कम्युनिकेशन तो सर उसके लिए अगर आप गाइड कर दें उसे कैसे इनहेंस किया जा सकता है. कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता. इट्स अप टू योर क्लाइंट. आप बहुत पोलाइट मिल जाते हैं आपको जो आप नहीं कोशिश करते हैं एंड देयर आर सच क्लाइंट्स जिनको इंग्लिश ग्रेट विच सर. इवन सर्वाइव. ठीक है, विच इवन सर्वाइव. कल एक फीमेल स्टूडेंट से मेरी बात हुई. शी वाज एंगेज्ड विद सम कंपनी which was based in Canada. Yes, sir. और she was in meeting with them for 1 hour 30 minutes and later on we talked. मैंने मुझे हाँ बताओ. उसने कहा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है. मैं कहा जी क्यों? जी वो मैनेजर यूक्रेन की है एंड द वे शी स्पीक्स एक इंग्लिश का एक भी लफ्ज समझ में नहीं आता वो क्या बोल रही है. ग्रेट. उनका एक्शन कुछ और होता है सर. उनका बेसिक एक्सेंट इंग्लिश नहीं है. Yes, तो sir. ये कोई Ukraine- मेरा नहीं ख्याल कि ये बार है जिसपे अपने आप को आपको फिल्टर करना है कि मुझे इंग्लिश आती है नहीं आती. मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनको टेंस नहीं सही लिखना आता यार. उनके पास $10,000 का क्लाइंट बैठा हुआ है. Excellent. सर वो काम दे बात रहा है, वो काम डिलीवर पे आ कर गई रहा ना, फिर लक भी तो चल जाती है ना सर. है. या आपके पास गूगल ट्रांसलेशन अवेलेबल है. इवन हम लोग मैं जो मीटिंग की बात कर रहा हूँ वर्किंग विद द टीम बेस्ड इन यूरोप. उसका Yes, जो sir. CEO है उसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती एंड स्पीक्स लाइक फॉर 2 hours. Yes, sir. Great. आपकी इस सेशन के बाद आई हैव अ मीटिंग फॉर 2 hours कंसेक्टिव 2 hours जिसमें मुझे ऐसे बंदे को सुनना है जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती एंड बेसिकली ही इज अ रशियन. Yes, sir.
तो वो बोलता जाता है, हम सुनते जाते हैं, इट्स अ पेन इन द ईयर्स, बट क्या करें, काम है। मजबूरी तो है ये सर। छोड़, हाँ ये छोड़ दो कि ये नहीं होता, ये ओके है, ये कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह सर हो जाएगा। ओके। मारिया मकसूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, पहले घंटे में जो सर आपने पढ़ाया है काइंडली वो भी रिपीट कर दें। और सर जो अभी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है सर, ये कौन सा फ्रेमवर्क है? मुझे स्टार्ट से समझ नहीं आया। आपने ज्वाइन लेट किया? जी सर। कहाँ थी आप? तो वो नेट का इशू आ रहा था, ज्वाइन नहीं हो रहा था। तो आप अपने किसी क्लास फेलो से, किसी फीमेल से साथ गाइडेंस लें कि क्या डिस्कस हुआ है। मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ। HTML मैंने बोला था इससे पहले कि थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। हमने HTML से स्टार्ट किया, W3 स्कूल से, HTML के पोर्शन में टिल दिस स्टाइल्स एट्रीब्यूट, ये 7 टॉपिक्स हमने कवर किए। इनको आपने एक दफा पढ़ लेना एंड यू विल हैव अ नॉलेज के हमने क्या चीजें डिस्कस की हैं। किसी फेलो ट्रेनी से आप साथ डिस्कस कर लें, ठीक है। नहीं सर, हम जो कोड राइट कर रहे हैं वो सब लाइन पे कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सर आप जहाँ से रिफ्रेश करते हैं और वो जो हेडिंग 1 2 3 आ रही है, वो क्या चीज है? मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। आप इसको पढ़ेंगी तो आपको समझ आएगी ना। ओके ओके। आप इसको एक दफा पढ़ें और जैसे जैसे यहाँ पे कोड लिखा हुआ है उसको अपनी फाइल में लिखना शुरू करें तो यू विल अंडरस्टैंड इट वे बाय वे। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको सिर्फ एक दफा पढ़ लें एंड यू विल हैव ऑल द अंडरस्टैंडिंग कैसे काम चल रहा है इसमें। ओके सर, थैंक यू। ओके। आरिफा मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैंने ना एक क्वेश्चन करना था, जो मतलब कि जैसे मैंने BS कंप्लीट किया ना, तो मेरी ना प्रोग्रामिंग में बहुत ग्रिप थी। ऐसे मैंने जावा में प्रोजेक्ट बनाया सब कुछ, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में गई तो सब कहते थे इंटर्नशिप नहीं है आपके पास, तो आप मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने तो मतलब एक दिन तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा एक्सपीरियंस दोएंगे काम तो मैं करूंगी तब एक्सपीरियंस आएगा ना। तो फिर एक दिन ना इस तरह मैंने हवावे में भी वन अप्लाई किया था, मेरा सब कुछ क्लियर है एंड पर उन्होंने क्या कहा, आपके पास इंटर्नशिप नहीं है, आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट या फिर आने की बेस पर हम आपको दे ही नहीं सकते। मैंने क्या किया, फिर मैंने लोकल वो एक कंपनी की बात कर रही हैं आप? नहीं, कंपनी की भी कहीं पर भी कंपनी में जाओ या फिर ऑन लिंक्डइन पर मैंने रिमोट बेस काम वगैरह किया, मतलब कि उसके लिए अप्लाई करती रही लेकिन नहीं मिला। फिर मैं टीचिंग लाइन फील्ड में चली गई, लेकिन फिर मुझे फील हुआ है कि नहीं मेरी कोडिंग अच्छी है, फिर दोबारा से वो सब कुछ भूल चुका है ऑलमोस्ट। मेरा भी जैसे आपने ट्रैवलिंग का बताया ना, तो मुझे ये है कि मैंने जो ऐप बनाई थी ना, वो थी पाकिस्तान में ना, हम ट्रैवलिंग करनी है हम लोगों ने, तो वो मैंने जावा में बनाई थी, वो एंड्रॉयड ऐप थी मेरी। तो हमने वो क्या था उस पर वो गूगल मैप की API यूज कराई मैंने। वो मतलब बहुत मैंने वो पूरा पढ़ के ना, मैंने पूरा ईयर ना अपना, मेरा GPA था, मेरा हाई रैंक में GPA था, लेकिन मेरा वो GPA की वजह से लो हो गया, क्योंकि मैंने सारी फोकस अपना उस पर दे दिया, प्रोजेक्ट पर। मेरा 4 आउट ऑफ 4 GPA था तब, मतलब प्रोजेक्ट में। हमारे प्रोजेक्ट में भी GPA मिलते हैं, तो लेकिन अब फिर वो आगे जाके फील्ड में कहीं पर भी मुझे काम ही नहीं मिला। नहीं आता काम, GPA कुछ भी नहीं है वो मैंने फील्ड मतलब मैंने छोड़ ही दी। फिर मैं अब दोबारा से वेब डिजाइनिंग की तरफ, इसलिए मैंने PHP वगैरह मैंने कहा चलो ठीक है। अभी आप इसको कंटिन्यू करें ना, GPA कुछ नहीं होता। नहीं सर, GPA के अलावा ना मतलब एक मेरे पास ना वो मुझे मतलब आ गई थी ना चीज, मुझे समझ आ गई थी इस चीज की कि एक ऐप कैसे करते हैं। मुझे एंड्रॉयड ऐप का मतलब अच्छे से मुझे आ गया था, जावा अच्छे से, और वो मतलब सही बंदे को एक समझ में आ जाती है एक चीज की ये वैसे करनी है। शायद वो कम्युनिकेशन थोड़ी सी लूज होगी, अब तो नहीं क्या वो जो फाइनल ना बैठा हो ना, फिर बंदा वो हो जाए रह जाए, फिर वो बंदे बड़ा टेक इट इजी। अभी तो लाइफ शुरू हुई है, अभी तो बड़े बड़े पंगे आगे पड़े हुए हैं, ये तो कुछ भी नहीं था। जी बिल्कुल। लेकिन ये ना कि बड़ा फेडअप होता है। मैं जब मुझे हवाई वालों ने ये कहा ना, मैंने कहा, वो कहते हैं कि आपके पास बेटा एक्सपीरियंस नहीं है तो हम किस बेस पर आपको रखें। मुझे मतलब बड़ा गुस्सा आया। मैं तो तुमने कहना था कि एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस लेने आई हो, रखो, एक्सपीरियंस हो जाएगा, बात खत्म। वो उनका वो होता है ना कि जो एंड्रॉयड एप्स वगैरह का उन्होंने मतलब बनाया था। असल में ना यहाँ पे ना पता है सर, जितना मैंने देखा है ना, रेफरेंस चलता है।
मुझसे निकम्मा खड़ला बंदा उन्होंने रखा है और बिल्कुल फजूल। वो क्या था वो मेरा ख्याल है यहाँ पे ना नसीब चलता है, रेफरेंस भी कुछ नहीं होता। नहीं सर, रेफरेंस भी चलता है। इंटर्नशिप के लिए जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे मेरा रेफरेंस अपना मैं इंटर्नशिप के लिए सीवी पकड़ के तो शहर फिर रहा था, एंड my reference was working in NetSol as a business analyst and he was over a tour to Australia. या तो लोगों के ऊपर ना डिपेंड करो। हाँ ये तो है। Never depend over people. ये तो है, लेकिन हमारे पाकिस्तान का माहौल कुछ ऐसा हो गया ना। छोड़ दो, शिकायत करना छोड़ दो, just keep working, you will find it. फ्रीलांसिंग वगैरह की तरफ मेरा यही है कि अब मैं इंशाल्लाह इसमें थोड़ा सा करूंगी। अच्छा सर, ये जो जैसे जावा, मैंने तो जावा में क्योंकि किया, पीएचपी का मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो लाइक जैसे अगर मैं यही वर्ड प्रेस करूं लेकिन मैं वहां पे यूज जावा करूं, जैसे पीएचपी की जगह मैं जावा करूं। Snopes, you'll have to learn PHP and it is in your best interest if you learn PHP because Java के अंदर काम करते हुए you have to sometimes connect APIs and even write APIs, so you can take those projects as well. So जिसने जावा किया है उसके लिए PHP is a cake. Yeah, but matter of 1 week. ठीक है, असल में बस वो थोड़ा सा बनने को हो जाती ना, मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो फिर दोबारा से आ गई हूँ वापस। कोई बात नहीं, it happens. पिछले साल 2021 का जो मेरा साल था जी, I was over bed for a year. पूरे साल के लिए I didn't do a single thing. And after 2 years, I'm back in the field. I'm doing more better than previously. Much better than previously I was doing it. So you have to do it. इंशाल्लाह। चलें, Don't worry. Situations आती हैं, चली जाती हैं। अच्छा सर, ये जैसे वर्डप्रेस में लाइक अगर हम खुद के प्लगइन और थीम्स वगैरह बना के करें तो वो काम भी चलता है या बस ठीक है? You can do anything but you need time on that. आप करोगे तो हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। वर्डप्रेस मैंने देखा है ज्यादा कल काम चल ही वर्डप्रेस का रहा है, जावा जो है ना उसको कम लोग पूछ रहे हैं। जो एंड्रॉइड नहीं है, मैं शेयर करूंगा, जस्ट भी थोड़ा सा वेट करें, मैं चीजें शेयर करूंगा, आप लोगों को समझ आएगी कि हैं अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आई एम गोना टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके बहुत सारे सवाल हो गए हैं, 3 लोग और लाइन में हैं एंड मैं भी अपनी मीटिंग से लेट हो गया हूं, सो आई नीड टू वाइंड इट अप क्विकली। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फातिमा आसिफ, क्विकली प्लीज। सर कल एक तो टेक्स्ट एडिटर बता दें कौन सा बेटर है, और आपने अभी जो यूज किया वो कौन सा था? सुब्लाइम टेक्स्ट 3 मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप अच्छा है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है तो VS कोड इस्तेमाल कर लें, नहीं तो सुब्लाइम टेक्स्ट इस्तेमाल कर लें। ओके सर। सोबिया नियाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। Quickly, one question, please. Hello. जी सोबिया। जी सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा अटेंडेंस से हटके है, और सॉरी टॉपिक से हटके अटेंडेंस के बारे में है। सर मैंने अटेंडेंस पहले दिन से मैं क्लास ले रही हूँ ना, मतलब साथ नोट्स ले रही हूँ, तो फर्स्ट 3 डेज ये था कि मैंने जस्ट वो लिखे और आगे Would you do a favor? बीच वाला Will you do a favor? जी या श्योर। अगर आप नोट्स शेयर कर दें, डेली बेसिस के जो नोट्स हैं वो क्लास में उनके पिक्स शेयर कर दें बच्चों के साथ, it will be a huge favor for me. Will help other people to review. ठीक है, मैं वो शेयर कर देती हूँ। मतलब मैं इतने अच्छे नोट्स नहीं लेती, बट जो भी मैं अपने पूरा पेज है जो भी पढ़ेगा वो मैं शेयर कर देती हूँ, कोई इशू नहीं इसमें, मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ सर। बट मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मैं पूरे मतलब अब 8-7 जितनी भी क्लासेस हो गई हैं, फर्स्ट 3 डेज में चले अगर अटेंडेंस नहीं लगी तो वो पहला नाम और मैंने CNI से लिख दिया था, बट ऑन मैंने क्या किया था जब वो ग्रुप में बताया गया क्लास में भी कि आपने
नाम लिखना है, उसके साथ भी किया मैंने। और मैं क्लास से 2-3 मिनट पहले मैंने अलार्म लगाया होता है कि मैंने क्लास को ज्वाइन करना है उस टाइम पे, तो मैं पहले ही कर लेती हूँ, एंड पे मैं लॉग आउट करती हूँ। बट स्टिल मेरा वो ना, मतलब आज तक की क्लास का ना वो एब्सेंट आ रहा है। उससे ही कुछ सिस्टम एरर है या आप एक काम करें, आप एक ईमेल करें, ठीक है, जिसमें मैडम को भी रखें, ये उनका ईमेल एड्रेस है, मुझे भी रखें, मैं अपना ईमेल एड्रेस भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वकास, आई थिंक मुझे अपना बीच ईमेल वाले एड्रेस जो डिजिट्स है ना, waqas.ali है आई थिंक @patb.gov.pk। आप एक ईमेल करें। सर रिपीट कीजिएगा प्लीज। जस्ट अ सेकंड, मैं खुद भी कंफर्म कर लूं, मैं बहुत कम यूज करता हूँ ऑफिशियल ईमेल एड्रेस। मैं कंफर्म कर रहा हूँ, श्योर। एक ईमेल आप उस पे कर दें तो उससे ये होगा जी सर कि आई कैन टॉक ओवर दैट ऑफिशियली। ठीक हो गया। इफ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये ऐसे जी ही जी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। फर्स्ट 3 में भी अगर आप चेक करेंगे तो सिर्फ मेरे पहले नाम के साथ आ रहा होगा, मतलब आपके सिस्टम पे तो आ रहा ये होगा ना मैंने अटेंडेंस। ईमेल एड्रेस आपकी चैट में शेयर कर दिए, एक इधर रखें, ठीक है। चैट में तो सर जस्ट अ नहीं आ सेकंड, रहा। जस्ट अ सेकंड। या रिसीव्ड, मिल गया सर, ठीक है, थैंक यू। मैडम को और मुझे उसमें आप सीसी रख के ईमेल कर दें, वन इसी के उसमें क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। जी ठीक हो गया सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रुखसाना बीबी और तौसीफ और आयशा, सॉरी गाइस, आई थिंक आई हैव टू लीव नाउ because there are so many questions popping up, or just wait till this Saturday, till this Sunday actually I'm going to make a thing for you guys जिसमें क्वेश्चन आंसर्स आसान हो जाए क्विकली। मुझे मुझे लंबी स्टोरी नहीं चाहिए, एक क्वेश्चन जो भी आपका है क्विकली पूछना है, वट एवर इट इज, रेलिवेंट है नॉन रेलिवेंट है। जी रुखसाना, रुखसाना बीबी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि आपने एक डॉक्यूमेंट की थी जिसमें इंट्रोडक्शन, आपने कहा था कि इंट्रोडक्शन और नंबर वगैरह और ये सारा कुछ आप डिटेल लिखनी है आपने, हाँ, तो वो मुझे अभी तक नहीं मिली। ग्रुप में है, आप किसी और से पूछ लीजिएगा, आमना से पूछ लीजिएगा। सर उनका कोई नंबर वगैरह है या फिर व्हाट्सएप? आमना अशरफ होंगी ग्रुप में आई थिंक, उनसे पूछ लीजिएगा, या चलो मैं ठीक पिन है ग्रुप में पिन करके सर। ठीक है सर, आप दोबारा सेंड कर। तो सी क्या दर, यस तो सर। सीधा क्वेश्चन, सीधा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे क्वेश्चन है कि सर पूछना था कि सर मैं बेसिकली रिएक्ट जेएस में एक्सपीरियंस है मेरा, गुड। ऑलमोस्ट 8 मंथ हो गए हैं। मैं कंपनी भी ज्वाइन की है, पेड इंटर्नशिप भी कर चुका हूँ, और मुझे इतना नॉलेज हो गया है कि मैं फिग्मा को खुद डिजाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ और एपीआईज भी इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे वर्डप्रेस का भी नॉलेज है, एलिमेंटर सारा आता है, वर्डप्रेस में रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन कर लेता हूँ। तो सर प्रोग्रामिंग जो बैकएंड की लैंग्वेज है, इसके लिए माइंड में 2 सजेशन आ रही हैं, एक नोड.जेएस और एक पीएचपी। और बेसिक ज्यादा बेनिफिट तो मेरे लिए नोड.जेएस है, क्योंकि इसमें मुझे रिएक्ट ज्यादा कवर हो जाएगी। तो आप क्या कहते हैं कि पीएचपी और नोड.जेएस में से कौन सी बेस्ट रहेगी, जो मतलब बैकएंड के लिए दोनों काम दे? कोर्स पीएचपी का चल रहा है, अभी कर लोगे तो हो जाएगी, छोड़ दोगे तो रह जाएगी। नोड किसी भी टाइम कर सकते हो, पीएचपी किसी भी टाइम कर सकते हो, सिर्फ कोर्स चल रहा है, साथ साथ कवर करोगे हो जाएगी। नोड और पीएचपी में फर्क सिर्फ रन टाइम का है, दोनों ने डाटा को ही फिट एंड चेक इन करना है, ठीक है। ज्यादा रिस्पॉन्सिव टाइम्स के लिए आप नोड इस्तेमाल करते हो, बैकएंड के लिए माइक्रो सर्विसेज पीएचपी की बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज नॉट अ बिगर डिफरेंस, रियल टाइम एप्लीकेशंस में ज्यादा नोड इस्तेमाल होता है, ठीक है। मेरी नजर में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, मेरी नजर में दोनों लैंग्वेजेस हैं। अगर मैं कोई हफ्ता नोड पे दूं, हफ्ता 2 हफ्ते, तो आई कैन वर्क इन नोड, और मुझे पीएचपी पे आना पड़े तो आई कैन स्विच टू पीएचपी। वैसे सर इतना मेरा एक्सपीरियंस हो गया कि अब मैं ना ट्यूटोरियल से हट के डॉक्यूमेंट रीड करके खुद से, मतलब खुद डिजाइन वगैरह सब कुछ मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। भाई भी लगेंगे, अभी 2-1 साल लगेंगे तुम्हें, और एज पर माय एक्सपीरियंस जैसे मैं देखता हूँ चीजों को,
2-1 साल और लगेंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये कि PHP चल रही है उसको साथ कवर कर दो तो बेहतर है। ओके सर, शुक्रिया सर। ओके आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना होस्टिंग और डोमेन भी परचेज कर ली थी। अब ना मैंने अपवर्क के वो कनेक्ट्स आपने जो कहा था 500 कनेक्ट्स, वो कैसे परचेज करने हैं? अभी नहीं करना है, मैं बताऊंगा तब करना है। यस इंतजार करें थोड़ा सा। अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अटेंडेंस फॉर्म जो आपने शेयर किया था उसमें अटेंडेंस नहीं आ रही, मेरी शो नहीं हो रही। ईमेल करें मिस दिल्ली माँ को सीसी मुझे रखें, ये क्वेरी पहले हो चुकी है, सेम इसी को फॉलो करें। ठीक है सर, अल्लाह। ईमेल उधर करें, सीसी में मेरा waqas.ali@patb.gv.pk पीके के ऊपर आप मुझे सीसी पे ईमेल में रखें एंड आई सी। मैडम का आपने शेयर नहीं किया था सर, अपना शेयर किया ग्रुप था। में बच्चे ग्रुप के अंदर तुम देखोगे तो ऊपर ये स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा ठीक है सर, ठीक। ये ईमेल आ रहा है, ये मैडम का है। ठीक है सर, ठीक। ओके ठीक है। Okay guys, I think it's enough for today. Go back, see the HTML portion जिन्होंने देख लिया साथ साथ जिनका रहता है, whatever the questions is, हम इंडेक्स उसी को बना के चलेंगे एंड